हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग एंड लीडिंग चैनल। सो जैसा कि आप हेडिंग देख रहे होंगे कि हम एक एक्चुअली कुछ कमेंट्स आए थे। हमारे जो कंप्यूटर की सीरीज चल रही है उस वाले वीडियोस पे कुछ कमेंट आए थे और ये हमारे प्लान में था भी कि हम ये सीटेट एग्ज़ाम को भी इन्वॉल्व करें। इसमें सीटेट एग्ज़ाम का भी कुछ कंटेंट इन्वॉल्व करें। अब सीटेट एग्ज़ाम में क्या, कंप्यूटर तो डायरेक्ट आता नहीं है, वो कुछ पेडागोजी उससे रिलेटेड सब आता है, पर साइंस और मैथ्स का जो पार्ट आता है वो पार्ट काफ़ी लोग मेरे को बोल रहे थे और कमेंट्स भी आए इससे रिलेटेड। तो मुझे लगा कि हमारे अर्ली व्यूवर्स ने कमेंट किए, तो मैंने कहा हमको ये फ़र्ज बनता है कि उनकी जो कमेंट को लिया जाए। और ये प्लान में था भी सही, मैं इस वीडियो पे ऑलरेडी काम कर रहा था, लेकिन उनके कमेंट देखने के बाद थोड़ा सा मैं ज़्यादा मोटिवेट हुआ और मैंने कहा इस वीडियो को हम जितना जल्दी हो सके लेके आते हैं। तो हमारा वीडियो आ गया है फ्रेंड्स। इस तरीके से मैं करूँगा कि एटलीस्ट, क्योंकि सीटेट का एग्ज़ाम ऑलरेडी लाइंड अप है 31 जनवरी को, जैसा आपको सबको पता होगा। तो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि ये जो संडे हमारा नेक्स्ट आने वाला है, इस तक हम 10 ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं, 10 ईयर्स के जो भी 20 क्वेश्चंस उसमें आते हैं मैथ्स के, वो सॉल्व करा देंगे। तो आपका जो लगभग 10 × 20 200 क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। और मैंने उन 10 ईयर्स के पेपर्स को ऑलरेडी डाउनलोड करके रिसर्च किया है, सॉल्व किया है, देखा है। मैंने नोट किया है कि अगर आप वो क्वेश्चंस कर लेते हो ना, तो फ्रेंड्स आई थिंक आपका सीटेट का मैथ्स वाला पार्ट 70 to 80% कवर हो गया ऑलमोस्ट। क्योंकि कहीं ना कहीं सेम सिमिलर पैटर्न के, सिमिलर ही स्टाइल के क्वेश्चन है, आप देखोगे इस वीडियो में और आपको आइडिया लग जाएगा। और किसी भी एग्जाम में आप है ना, जो प्रीवियस ईयर के पेपर होते हैं वो आपका मान के चलो कि रामबाण होता है। आप कुछ भी करना, लेकिन प्रीवियस ईयर के पेपर जरूर करके जाना। चाहे वो कंप्यूटर से, मैंने आपको जब केवीएस उसका पढ़ाया था तब भी मैंने वही बात कही थी कि प्रीवियस ईयर के पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और किसी भी एग्जाम में आप चले जाओ। ठीक है, तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं मैथ्स का। ये हमारी नई सीरीज़ है और इसी सीरीज़ में हमारी कंप्यूटर की सीरीज़ ऐसी कैसी चलती रहेगी। एक हमारी कंप्यूटर की जो 25 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है वो ऐसे ही चलती रहेगी। हमारा एक सिलेबस का मैंने एक जो सीरीज चलाई थी, जिसमें मैं उसी में हम सीटेट के मैथ्स पेपर की एक सीरीज चलाएंगे और ऐसे एक सीटेट की सिलेबस की भी एक वीडियो में बनाऊंगा कि उसके मैथ्स का सिलेबस क्या क्या है और हम उस क्वेश्चन के थ्रू कैसे कैसे उसको कवर कर रहे हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन नंबर 32। अब इसमें क्या है, मोस्टली मैं क्या करूँगा, मेरा जो इसमें मेनली पर्पज़ है ना, क्योंकि ऐसे वीडियोस अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, तो मैंने आपको पहले ही कहा था, जबकि मैं थोड़ा सा डिफरेंट इनोवेटिव क्या लेके आ रहा हूँ उसमें, कि मैंने जो नोट किया है जो भी मेरे रिलेटिव्स हैं जो इन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वो मुझसे जब कई बार मिलना होता है, वो मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि मैं तो, मेरा मैथ्स बैकग्राउंड है ऑब्वियसली। तो मैं देखता हूँ कि उनको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। और मैंने क्या नोट किया कि ये ट्रिक्स हुई, मैथ्स को कैसे सॉल्व करते हैं, ये सब तो खूब अवेलेबल है यूट्यूब पे। क्या अवेलेबल नहीं है कि देखो, दो चीज़ें होती हैं। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, ये आंसर तो आपको यूट्यूब पे कहीं भी मिल जाएगा, जो इस वीडियो में मिल जाएगा और भी सारे वीडियोस में मिल जाएगा। कि लेकिन जो चीज़ मिसिंग है वो क्या मिसिंग है, इसको क्या सोल्व करें, इसमें क्या करें। आपको फॉर्मूला पता है, आपको सब कुछ पता है, लेकिन क्या करें क्वेश्चन को देख के। तो मैं इसमें आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि क्वेश्चन देख के आपको क्या करना है, क्या आइडिया आना चाहिए आपको क्वेश्चन को देखते ही। उसका जो डेफिनेशन होती है क्वेश्चन को, उसको पढ़ के आपके दिमाग में पहली चीज क्या आनी चाहिए, वो मैं आपको यहाँ पे ट्रेन करूंगा आपके दिमाग को इस वीडियो के थ्रू। और आप देखोगे कि आप जब क्वेश्चन को देखोगे ना, तो आपको ये पता लग गया एक बार कि क्या है इसमें, कैसे करना, तो आपको आता है और आप कहीं से मिल जाओगे। इस वीडियो में भी आपको मिलेगा और बाकी जो डिटेल्ड वीडियोस हैं, कई सारे यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस हैं, आप उनमें जाके देख सकते हो। पर मेरा यहाँ पे मेन पर्पज रहेगा आपको कि जैसे आप क्वेश्चन देखो ना, आपको पता लग जाए कि यार इसमें करना क्या है, इसमें तो मुझे ये करना है और मुझे अब वो पता है कि ये करना है, तो कैसे करना है तो मुझे पता है, ये मैं उसको कर लूंगा। तो हम क्या को आंसर करेंगे यहाँ पे कि क्या करना है क्वेश्चन में। आपको फॉर्मूला पता है, सब पता है, लेकिन 50 फॉर्मूले, कौन सा फॉर्मूला लगाना है इस क्वेश्चन में, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। एक बार फॉर्मूला आपने लगा दिया, उसको कैसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है वो तो फिर एक सेकेंडरी हो जाती है, वो मैं कहूँगा रिलेटिवली ईजी है। पर जो मेन प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स के साथ, वो आती है कि क्वेश्चन को देख के करना क्या है इसमें यार, तो वो बात समझ में नहीं आती है। ठीक है, तो हम इसी यूएसपी को लेकर चलेंगे और सारे वीडियोस में हम मैथ्स वाले वीडियोस में ये यूएसपी रखेंगे। कंप्यूटर वाले में तो मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई थी, यहाँ पे हमारी स्ट्रैटेजी ये रहेगी, हम क्या पे फोकस करेंगे। ठीक है, चलो। तो वैसे रिलेटिवली क्वेश्चंस इजी होते हैं फ्रेंड्स, 9th-10th स्टैंडर्ड की क्वेश्चंस होते हैं, तो ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है कि आपको लगे कि यार बहुत टफ क्वेश्चन थे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि एलसीएम ऑफ 4 नंबर्स। अब एलसीएम का तो आपने बचपन में पढ़ा होगा, जो तरीका होता है हमारा एलसीएम निकालने का।
वो क्या तरीका होता है, वो हमारा तरीका होता है कि हमको बस एक ऐसे करके एक लाइन बनानी होती है, हम सारे नंबर्स यहाँ पे लिख देते हैं जिन जिन नंबर्स का हमको एलसीएम लेना है, और उन नंबर्स को हम यहाँ लिख के हमारा जो ये फंडामेंटल नॉर्मली हम जहाँ भी पढ़ते हैं बेसिक तरीका यही होता है एलसीएम निकालने का। सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करते हैं उन नंबर्स को, उसके बाद हम जो भी आपका ये 27 ये डिवाइड नंबर नहीं हो रहा होता है हम उसको ऐसे कैसे लिख देते हैं। उसके बाद आपका ये हो जाएगा आपका 2 9 जा 18, 118 2 99 99 हो जाएगा। तो आपका ऐसे करते करते आप इस नंबर को आराम से आप जब सॉल्व करोगे तो ये नंबर आपका हो जाएगा। सॉल्व करते करते ये नंबर आपको बस ये करना है कि सारे जो नंबर है ना एलसीएम का मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब एक ऐसा नंबर आपको ढूंढना है जिसका भाग। अच्छा मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एलसीएम और एचसीएफ 2 टर्म्स आती हैं, ये होती क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जब 4 नंबर का एलसीएम पूछा जाता है उसका मतलब ये होता है कि मुझे एक ऐसा नंबर दो जिसमें चारों का भाग चला जाए। बहुत हिंदी में आपको समझा रहा हूँ, चारों का भाग चला जाए मतलब एक ऐसा नंबर है जिसका जिसमें इन चारों का भाग चला जाए। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, एक ऐसा जिसका, यहाँ पे देखो जो वर्ड है वो है, एक है जिसमें भाग चला जाए वो है एलसीएम। तो आप कैसे याद रखोगे, एलसीएम में आपका एम आता है, तो जिसमें भाग चला जाए वो एलसीएम, और जिसका भाग चला जाए वो बचा आपका एचसीएफ। ठीक है, तो ऐसा नंबर जो जिसका जिसका चारों में भाग चला जाए वो है आपका एचसीएफ, जिसमें चारों का भाग चला जाए वो है आपका एलसीएम। ठीक है, अब तो बस इसको आपको डिवाइड करते जाना है। तो आपका अब इसके बाद अब क्या है, आपका 3 ले लो, 3 से डिवाइड होगा 11, ऐसे कैसे आ जाएगा 9, ये आपका आ जाएगा 45, ये आ जाएगा आपका 33। ऐसे आप जब लेते जाओगे एलसीएम तो आपका लास्ट में कुछ आ जाएगा, आप ऐसे करते जाओगे तो लास्ट में 1 हो जाएगा। ठीक है, आपका फाइनली ये 111 करके कुछ आ जाएगा। अब इसमें देखो, अब एक तो होता है हमारा सॉल्व करना, एक हमारा होता है कि आंसर निकालना। हमारा पर्पस क्या है, हमारा पर्पस है सीटेट में बहुत कम टाइम मिलता है मैथ्स के पोर्शन को अटेम्प्ट करने के लिए, तो हमारा मेन काम है आंसर निकालना। अगर आप देखो तो ऑप्शंस को देखो तो आपका 2 की पावर जो भी आएगी एलसीएम में 2 की पावर तो 1 ही आएगी, उसके बाद 3 की पावर कुछ आएगी, नीचे 5 की पावर भी आ सकती है, 11 भी आ सकता है, लेकिन 2 की पावर 1 ही आएगी। तो 2 की पावर 1 तो मेरा केवल एक ही ऑप्शन में है, तो मेरा इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 2। देखो मेरा आंसर निकल गया, लेकिन आप इसका जब निकालोगे तो आपका जो इसका एक्चुअल आंसर आएगा वो आएगा 2 की पावर 3, 5 की 2 की पावर 1, 3 की पावर 3, 5 की पावर 1, 11 की पावर। इसको फर्दर आप सॉल्व करोगे, लेकिन आपको क्यों सॉल्व करना है, आपने यहीं पे देख लिया कि डायरेक्ट आपको 2 की पावर तो 1 ही आएगी, उसके अलावा कोई पावर आया तो एक लाइन में आपका आंसर निकल गया, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 2। तो फ्रेंड्स हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमें पूरा क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ स्टेप मार्किंग नहीं है, इसको कोई नहीं देखेगा कि आपने इसको पूरा सॉल्व किया है कि नहीं किया। ये देखिएगा आपने ओएमआर शीट में क्या लिखा है, अगर ओएमआर शीट में आपने ऑप्शन नंबर 2 लिखा है आपको 1 में से 1 मार्क्स मिलेंगे, कोई आपका मार्क्स नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये भी छोटी छोटी बातें जो मैं आपके साथ शेयर करता जाऊंगा, कि जब उसे क्या पे हम फोकस करेंगे ना, क्या करना है हमको आंसर लाने के लिए, वो आपका मेन चीज होगी। ठीक है, तो इसमें हो गया हमारा आंसर नंबर 2। चलो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। ये कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन -7 एंड -3, -7 और 3 के बीच पूर्णांकों का गुणनफल है। अब इसमें आपको बस ये पता होना चाहिए कि इंटीजर क्या होता है। इंटीजर फ्रेंड्स जो भी ऐसा नंबर होता है जो आपका पॉइंट में नहीं होता है, जैसे 1.4, 1.3 ये हमारे रैशनल नंबर होते हैं। अब इसके लिए सबसे बड़ा तरीका, अच्छा तरीका होता है कि आप एक लंबा लाइन बना लो, यहाँ पे आप लिखो -7, इसके बाद आएगा -6, इसके बाद आएगा -5, इसके बाद आएगा -4, फिर आएगा -3। ठीक है, अब ये कह रहे हैं बिटवीन, इसके बीच में जो नंबर आए, अब आप यानी कि बीच में मतलब इसमें ये आपका इंक्लूडेड नहीं है। अगर मैं आपसे कहूँ तो ये आपका इंक्लूडेड नहीं है, ये नंबर हमको इंक्लूड नहीं करना है, बीच में लेना है। तो हमको कौन सा नंबर लेना है, इसमें हमको नंबर लेना है केवल ये 3। बुझा ना, इसमें क्लियरली बोला गया कि बिटवीन -7 एंड -3, और केवल इंटीजर लेने हैं। अब देखो रैशनल नंबर तो बहुत सारे हो जाएंगे, -6.1 हो जाएगा, 5.1 हो जाएगा, तो क्लियरली बोला है कि प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स। तो हमारा ये 3 नंबर आ गए। अब हमारा क्या करना है, -6 इंटू -5 इंटू -4। सिंपल सी बात है, आपको क्लियर पता है कि जब भी माइनस साइन ऑड बार आ जाए तो आपका जो प्रोडक्ट होता है वो भी ऑड ही आता है। ये आपको याद रखने की चीज़ है, ये छोटी सी ट्रिक भी मान सकते हो उसको, कि अगर आप माइनस की बहुत सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको कैसे पता चलेगा कि आखिरी में माइनस आएगा कि क्या आएगा। तो आप ध्यान रख लो, जो नंबर ऑफ टर्म्स है, जो आपकी पहली टर्म है, ये आपकी सेकंड टर्म है, ये आपकी थर्ड टर्म है, फोर्थ, तो ये 4 आपकी थर्ड टर्म है।
तो अगर जो नंबर ऑफ टर्म्स वो ऑड है तो आपका आउटपुट हमेशा माइनस में आएगा, अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो आपका जो आउटपुट है वो हमेशा प्लस में आएगा। ठीक है, उसके बाद आप इनके जो मेन पार्ट है 6 इंटू 5 इंटू 30 इंटू 4 120, तो ये हो गया आपका 120। तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस 120। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 2। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये रिलेटिवली काफ़ी इजी क्वेश्चन था। चलो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। ओके, तो अब ये बोल रहा है कि हम इसमें, अब ये तो इसका एक तरीका ही हो सकता है, जब भी आपको एक और मैं ट्रिक बताता हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने की। फ्रेंड्स, जब भी आपके इस तरह का क्वेश्चन आया ना, मैं गारंटी तो नहीं कह सकता कि ऐसा होगा, लेकिन जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन आया जिसमें आपके ऑप्शन को चेक करना है, वैल्यू डाल के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हो, तो आप हमेशा नीचे वाले ऑप्शन से शुरू करो, 4th नंबर के ऑप्शन से। उसके बाद आओ आप 4th से डायरेक्ट आओ आप 2nd पे, रैंडमली आप चेक करो। तो उससे क्या होगा ना, आपके चांसेस ज़्यादा है कि आप है ना, आपको चारों ऑप्शन चेक शायद नहीं करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये एक तरीका है, ये 100% फिक्स नहीं होगा, लेकिन ये 70 to 80% आपका लगता है, और आप कहीं ना कहीं उसी पहले ऑप्शन से आपका जो होगा वो सही हो जाएगा, और आपका जो टाइम है वो बच जाएगा चार ऑप्शंस को चेक करने का। ठीक है, तो हम चलो इसमें तो हम नॉर्मल चलते हैं, 1 2 3 4 से चलते हैं, या लेकिन ये मैं एक नॉर्मल ट्रेंड बता रहा हूँ कि जब आप पेपर को सॉल्व करो तो आप स्टार्ट करो कहाँ से, ऑप्शन नंबर 4 से। चलो हम इसमें भी चलो ऑप्शन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं, जब बोल ही रहे हैं तो। चलो ऑप्शन नंबर 4 हमारा कहता है 1 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ये तो हमने पढ़ा था, ये तो हमारा मैथमेटिशियंस बोल के गए कि 1 इज नाइदर और नॉट प्राइम। ये बहुत स्टैंडर्ड स्टेटमेंट है मैथ्स में कि एक जो नंबर होता है वो ना तो ऑड होता है ना ही प्राइम होता है। तो ये तो हमारा क्लियरली गलत हो गया, जबकि पूछा क्या है, करेक्ट पूछा है। ठीक है, देर इज नो इवन प्राइम नंबर, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया, क्योंकि 2 होता है जो आपका थर्ड ऑप्शन के साथ होता है 2, ये तो इवन प्राइम है। जबकि ये क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि देर इज नो इवन प्राइम नंबर, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, हम एक ऑप्शन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ए कंपोजिट नंबर कैन बी ऑड। अब कंपोजिट नंबर क्या होता है, देखो इसमें कंपोजिट नंबर क्या होता है कि दो नंबर का सम फैक्टर आपका कंपोजिट नंबर होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ 6 एक कंपोजिट नंबर है, 2 इंटू 3। इसको मैं दो इंटीजर से मल्टीप्लाई करके ला सकता हूँ। जिस भी नंबर को मैं दो इंटीजर से मल्टीप्लाई करके उसका आउटपुट आ जाएगा वो मेरा हो जाएगा कंपोजिट नंबर। मैंने उन दोनों नंबर्स को कंपोज करके एक नया नंबर बनाया है। तो कंपोज मतलब काइंड ऑफ मैंने उन दोनों को मिक्स कर दिया है, दोनों को मिक्स करके मैंने एक नंबर बताया है, तो वो मेरा कहलाता है कंपोजिट नंबर। 6 मेरा कंपोजिट नंबर है, इसके मेरे फैक्टर है 2 इंटू 3। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, कंपोजिट नंबर कैन बी ऑड। ये तो हो सकता है, सपोज मैं आपको बताता हूँ फॉर एग्जाम्पल 9, अगर मैं बोल रहा हूँ 3 इंटू 3, 9 एक कंपोजिट नंबर है, ये ऑड भी है। 15 3 इंटू 5, तो ये तो ऑड है। 15 भी ऑड है, ये भी ऑड है, ये तो हमारा सही हो गया, तो हमारा ये सही हो गया। और पूछा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट, तो हमको पहला चेक करने की जरूरत ही नहीं है, हम जब पेपर कर रहे हैं तो। लेकिन हम यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं तो हम कर लेते हैं। ये कहता है सम ऑफ टू प्राइम नंबर इज ऑलवेज ए प्राइम नंबर। ये सुनने में, पता है, अगर सोचो, अगर हम ये सुनने में लग रहा है यार हाँ ये तो प्राइम नंबर का सम, तो लेकिन फ्रेंड ऐसा नहीं है। ऐसा हो सकता है कि जो दो प्राइम नंबर का सम, आप प्राइम नंबर छोड़ो इवन आ जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल बता दो 3 + 5, आपका 3 भी प्राइम है 5 भी प्राइम है, लेकिन आपका जो इसका सम आ रहा है वो 8, जो तो प्राइम नहीं है, क्योंकि तो इवन नंबर है। इवन नंबर तो 2 से डिविजिबल होता है, तो प्राइम हो ही नहीं सकता। तो ये आपका ये भी गलत हो गया, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 2। एक कंपोजिट नंबर कैन बी ऑड, एक भाज्य संख्या विषम संख्या हो सकती है, मतलब ये ऑड भी हो सकती है, ये इवन भी हो सकती है। तो ये तो हमारा बात सही होगी, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में क्या था, आपको अगर क्या वाले पार्ट पे फोकस करें हम, तो हमको ये बस पता होना चाहिए कि यार मेरे को नंबर, कंपोजिट नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है। अगर मेरे को ये पता है तो मेरा एक क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो अगर आप इसको उससे सिलेबस से मैप करो, तो आपका एक नंबर सिस्टम करके लिखा होता है सिलेबस में, कहीं ना कहीं ये नंबर सिस्टम के पार्ट है। और मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स, आप प्राइम नंबर्स, ट्विन प्राइम, को प्राइम, ये 3 चीजें होगी। ट्विन प्राइम, को प्राइम, नॉर्मल प्राइम, मतलब एक प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, इंटीजर, होल नंबर, रैशनल नंबर। बस ये आपको पता होना चाहिए कि क्या होते हैं, डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। ओके, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर है 43। अब देखो ये
क्वेश्चन वैसे तो नॉर्मल दिखने में क्या है, 4-5 नंबर्स को जोड़ना है, लेकिन इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या होती है हमारी, मोस्टली हम क्या प्रॉब्लम कर देते हैं, हम जीरो की कहीं ना कहीं इसमें गड़बड़ कर देते हैं। तो मैं आपको इसको पहले तो कैसे वाला पार्ट तो मैं बताऊंगा ऐसे ही, पर इसमें क्या करना है तो एक्चुअली इस क्वेश्चन में ज़्यादा है नहीं क्या करने के लिए, लेकिन हम इसमें तरीके डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। एक तरीका तो ये हो सकता है कि हम इसका एलसीएम ले लें, इस पूरे का एलसीएम ले लें और नीचे करके उसको ऊपर ऊपर इंटीजर आ जाएगा, उन सबको जोड़ दें। एक तरीका ये होता है कि हम इसको पॉइंट में बना लें। मैं एक तरीका बता रहा हूँ आपको जो एक एक इजी तरीका हो सकता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। देखो, इसमें जब भी आप इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए तो आप सबसे पहले क्या लिखो, इन जो प्लस करते हैं उनको, जो हमारा बेसिक रूल होता है प्लस करने के, 4-5 ऐसे वर्टिकल में लिखते हैं प्लस करने का, सबको आप वर्टिकल में लिख लो। तो वर्टिकल में लिखने का तरीका क्या होता है, 1 पॉइंट। अब इसको 1 मत लिखो, इसको 1.000 वाले फॉर्म में लिख लो, क्योंकि आपको पता है 1.0 भी 1 ही होता है। और आपको कितने जीरो लगाने हैं तो अभी देख लो कि जो लास्ट वाला जो नंबर है 10,000, इतने जीरो आप इसमें लगा दो, 3-4, तो ये आपका हो गया 1.40। उसके बाद ये आपका क्लियरली पता पड़ रहा है कि आपको 10 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है 1.1। उसके बाद आप फिर उतने जीरो लगा दो जो आपका बचा। उसके बाद क्या है आपका 11/100। 11/100 क्या होगा आपका 0.11, तो आप यहाँ पे 0.11 और उतने जीरो लगा दो फिर से। उसके बाद है आपका 111 डिवाइड बाई 1000, तो ये आपका होगा 0.111, यहाँ पे आप एक जीरो और लगा दो। उसके बाद आपका है, अब देखो यहाँ पे 10,000 हो गया, लेकिन डिवाइड है 111 से, तो आपको ध्यान रखना है ये क्या हो जाएगा 0.0111। यह बात आपको समझ में आ गई। अगर आपने इस तरीके से जमा लिया ना, अब ये बहुत इजी हो जाएगा। देखो अब इसमें आपका कुछ भी नहीं है, आप इसको सम करो। देखो मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको सम, क्योंकि मेरे यहाँ नीचे जगह नहीं बची है, मैं यहाँ पे सम कर देता हूँ इसको। ये तो 1 ऐसा कैसे आ जाएगा, ठीक है। तो देखो आप देखो लास्ट में मेरा 1 आएगा, तो इससे मेरा ऑप्शन नंबर 4 एंड ऑप्शन नंबर 3 तो खत्म हो गया। ये मैं क्या बता रहा हूँ, आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, आप आंसर पे डायरेक्ट पहुंच सकते हो जैसे ही आपको बात। अब 2 में मेरे को 1 दिख रहा है, यहाँ मेरा 1 और 1 2 आएगा, तो ओके ऑप्शन नंबर 1 ऑप्शन नंबर दोनों में 2 है, ठीक है। इसमें आएगा 1 + 1 3, यहाँ मेरा 3 आएगा। यहीं से मेरा पता चल गया कि मेरा ये इसमें सेकंड ऑप्शन ही होगा, इसमें मेरा फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता, तो मैं यहाँ से लगा दूंगा, इसका आंसर हो जाएगा 2, और मैं आगे बढ़ जाऊंगा। मुझे पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास टाइम ही नहीं है इतना, लेकिन क्योंकि हम यहाँ तो वीडियो बना रहे हैं, यहाँ हमको समझाने की दृष्टि से बना रहे हैं, हमारे पास काफ़ी टाइम है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं पूरा। उसके बाद आपका 1 1 1, ये भी आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद पॉइंट एज इट इज, और 1 और 1 आपका 2 हो जाएगा, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 2.3321, तो जो कि हमारा है ऑप्शन नंबर 2। तो इसमें आप, इसमें मैंने कुछ खास नहीं किया, मैंने जोड़ा है बस नंबर्स को। इसमें जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि हमको इन नंबर्स को वर्टिकली अरेंज कर लो आप इस तरीके से, और ये 0 0 आप लगा लो। कितने जीरो लगाना है मैंने आपको बता दें कि जितना आपके लास्ट में जो 10,000 जो भी डिवाइड दे रखा है उतने आप जीरो लगा लो उसमें। अब इससे क्या होगा, हमारी जो आदत है ना शुरू से कि जब भी हम दो नंबर को जोड़ते हैं तो हम वर्टिकल फॉर्म में लिखते हैं। अगर हमसे कोई कह देगा ना कि 232 + 532 को सॉल्व करो, तो हम इसको हमेशा क्या करेंगे, 532 को नीचे ही लाएंगे सॉल्व करते हुए। ये हमके शुरू से हमने इसी तरीके से पढ़ा है, हमारे लिए कंफर्टेबल सिचुएशन होती है जब नंबर नीचे होते हैं, तो क्यों ना उस कंफर्टेबल जो हमें सिचुएशन है उसी का ध्यान रखें और चीज़ों को उसी तरीके से करें, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 43rd क्वेश्चन। और बस इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि हमको इसको जमाना है एक वर्टिकल फॉर्म में, और पूरा सॉल्व नहीं करना है, हमको लास्ट 6 डिजिट से पता लग जाएगा कि आंसर क्या है। हमारा लास्ट 6 डिजिट 321 है, इसमें लास्ट 6 डिजिट जो है वो 321 है, हमारा यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द मीन ऑफ रेंज मोड एंड मीडियन ऑफ द डेटा इज। अब फ्रेंड्स पता है ये मीन मोड रेंज का क्वेश्चन हमेशा हमेशा आता है। आपको कैसे करना है, फॉर्मूले तो आपको पता ही है, फॉर्मूले में तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। जो इसमें मेन चीज़ है आपको ध्यान ये रखना है कि इसमें क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें क्या होता है डायरेक्ट आपसे नहीं पूछता है, कई बार आपसे इन तीनों का सम पूछ लेगा, इन जो मीन निकालो, रेंज निकालो, मोड निकालो, मीडियन निकालो, और इन सबका सबका फिर से मीन निकालो, ऐसे कुछ करके पूछ लेगा, तो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है। तो ये कह रहा है कि द मीन ऑफ ए रेंज मोड एंड मीडियन, तो आप पहले आप ये निकालो, उसके बाद उन तीनों का मीन निकाल दो, ठीक है। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि होता क्या है। मैंने आपको बताया, मैंने आपको बोला था कि इसमें आपको क्या है, मीन मोड रेंज का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। सबसे पहला काम आपका होता है कि आप सॉर्ट कर लो, जो आपके नंबर दे रखे हैं ना उनको एक असेंडिंग ऑर्डर में आप सॉर्ट कर लो। तो मैंने सॉर्ट करता हूँ, मेरा 0 आएगा पहले, फिर मेरा आएगा 2, फिर मेरा आएगा फिर से 2, मैं यहाँ पे ये लगा देता हूँ 0 2 2, और भी मेरा 2 है, एक और 2 है मेरे पास,
उसके बाद मेरे पास एक और 2 है, ओके। उसके बाद मेरे पास 3 है, 3 कितने हैं मेरे पास, 3 2 हैं। उसके बाद मेरे पास 3 2 हैं, 4 मेरे पास 3 है, तो मेरे पास 4 3 आ जाएंगे। और उसके बाद मेरे पास 7 है। एक बार काउंट कर लो कितने नंबर हैं, 3 3 6 4 10 11। यहाँ पे कितने नंबर हैं, 3 3 6 3 9 2 11। ओके, लगता है मेरे सारे नंबर हो गए। अब आपने एक बार सॉर्ट कर लिया ना, तो आप सबसे पहले तो देख लो कि इसके बीच का नंबर कौन सा है। तो ये आपके यहाँ से हो गए ये 5, यहाँ से हो गए ये 5, तो बीच का नंबर हो गया 3। जो बीच का नंबर होता है वो होता है हमारा मीडियन। ये तो हो गया हमारा मीडियन, ये तो आपको पता ही है। मैं इसमें आपको डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ यहाँ पे कि आपको मीन मीडियन मोड का फॉर्मूलेस पता होंगे। वैसे मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, पर मेरा जो मेन मकसद है आपको बताना है, क्वेश्चन को देख के आप कैच करो कि आपको करना क्या है क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसका मीडियन हो गया आपका 3। उसके बाद ये बोलते हैं कि रेंज, रेंज आपकी क्या होती है, रेंज होती है जो आपकी जो मिनिमम है और जो मैक्सिमम है वो आपकी रेंज होती है, ठीक है। तो इसकी रेंज हो जाएगी आपकी 7, ठीक है। अब आता है इसका मोड, आपका मोड मोड क्या है इस क्वेश्चन का। तो जो आपका इसका मोड है वो हो जाएगा आपका 2, क्योंकि इसमें जो मेन चीज क्या है फ्रेंड्स की जो आपका मोड होता है वो कहलाता है कि कितनी जो सबसे ज्यादा नंबर जो फ्रीक्वेंटली रिपीट हुआ है, ठीक है। जो आपका उस पूरे सॉर्ट करने में सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर रिपीट हुआ है, तो वो नंबर हुआ है रिपीट 2। तो वो हो गया उसका मोड। तो ये हो जाएगा आपका ये हो गया आपका मोड। इसका मोड क्या हो गया, इसका मोड हो गया 2। और हमने बताया था रेंज तो इसकी 7 है। इसे रेंज क्या होती है, जो हाईएस्ट नंबर माइनस जो लोवेस्ट नंबर है वो आपकी रेंज, वो क्या है आपकी 7। तो अब इनका क्या है, आपका 3 नंबर आ गए आपके पास, मीडियन आ गया 3, अब मोड आ गया 2 और रेंज आ गई 7। अब पूछा क्या है, मीन ऑफ ऑल दिस 3, इनका मीन निकालना है। और मीन का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड, मीन का फॉर्मूला होता है जिन भी नंबर 3 नंबर्स का मीन निकालना है, सपोज फॉर एग्जांपल मेरे को 3 नंबर्स का मीन निकालना है, तो वो कहलाएगा a प्लस बी प्लस सी बाई 3। 3 कहाँ से आया, जितने ऊपर नंबर्स हैं उतना आप नीचे लिख दो। अगर 4 है तो 4 लिख दो, 5 है तो 5 लिख दो, ठीक है। तो मेरे पास क्या था, मेरा रेंज तो थी 7, मेरा मोड था 2, और मेरी ये जो मीडियन आया था वो आया था 3 डिवाइडेड बाई 3। तो मेरा आ जाएगा 7 + 2 9, 7 और 2 9 3 12/3 4। तो मेरा इसका जो मीन आएगा, मेरा जो इन तीनों का वो आएगा 4। तो उस हिसाब से मेरा इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 1। तो मेरे से पूछा क्या था, तो मीन ऑफ दिस 3 नंबर, तो मेरा इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 4, ठीक है। सॉरी, आंसर नंबर 4 नहीं, आंसर 1, आंसर इज 4 बट द ऑप्शन इज द 4, ठीक है। तो इसका मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 विच इज नथिंग बट 4, ठीक है। तो और मीन मीडियन रेंज में आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स, मैंने 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर देखे हैं, कम से कम 7 से 8 बार एक क्वेश्चन तो आया ही है। और क्वेश्चन क्या आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन यही आता है कि इन तीनों को निकालो, उनका सम बताओ, या तीनों को निकाल के उनका मीन बताओ। उसमें सब कुछ उन्हीं 4 कॉम्बिनेशन में वो आता है। तो आप उसको ध्यान रखना। और तरीका कैसे सॉल्व करना है मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले तो आप सॉर्ट कर लो नंबर्स को, जो सबसे बीच वाला नंबर है वो मीडियन, जो सबसे ज़्यादा बार आया है नंबर उस पूरी सीरीज में वो हो गया उसका मोड, और जो आपकी रेंज है सबसे सॉर्ट करने के बाद, जब आपने सॉर्ट किया असेंडिंग ऑर्डर में, तो सबसे लास्ट में सबसे बड़ा वाला चला जाएगा और सबसे पहले सबसे छोटा वाला चला जाएगा। तो सबसे बड़ा वाला माइनस सबसे छोटा वाला आपकी रेंज होगी। तो आपका जो आंसर हो गया वो हो गया उसका। फिर उसके बाद आप एक बार आपके पास नंबर्स आ गए, फिर वो जो भी पूछे, उनका सम पूछे तो सम करके आंसर लगा दो, उनका मीन पूछे तो उन तीनों को जोड़ के 3 का भाग दे दो, 4 है तो 4 को जोड़ के 4 का भाग दे दो, जो भी आपसे पूछा भी कर सकते हो। लेकिन मेन चीजें 3 चीज आपको निकालना आना चाहिए, मीन मीडियन मोड और रेंज, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The sum of all interior angles of a regular convex polygon is 1080. The measure of each of its interior angle is। अब इसमें थोड़ा सा फ्रेंड ये है, अब पहले मैं क्या पे आता हूँ। देखो, सबसे पहले आपको दिमाग में सबसे पहले ये आना चाहिए कि रेगुलर पॉलीगॉन, पॉलीगॉन कुछ भी हो सकता है। एक पॉलीगॉन क्या होता है, एक जैसे स्क्वायर एक पॉलीगॉन है, लेकिन उसमें जो पॉली है वो 4 से रिप्लेस्ड है, तो वो स्क्वायर क्या है, 4 भुजाओं की एक आकृति है। 5 भुजाओं की आकृति पेंटागन, 6 भुजाओं की आकृति हेक्सागन। ऐसे आप बढ़ते जाओ, तो मैं कह रहा हूँ मुझे पता नहीं है, लेकिन बहुत सारी भुजाओं की आकृति है, तो वो एक पॉलीगन होगी। लेकिन मुझे ये पता है कि उनके जो इंटीरियर एंगल का सम है वो 1080 है। तो आपको इसमें एक स्मॉल सा फॉर्मूला याद रखना है फ्रेंड्स, कि सम ऑफ ऑल एंगल्स इक्वल्स टू 180 इंटू n - 2।
बस ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, क्योंकि क्या है कि इसमें और कुछ भी नहीं है, बस ये फॉर्मूला है। और आपको फॉर्मूला याद है तो इसमें आपको क्या दिया हुआ है, सम ऑफ ऑल एंगल दे रखे हैं, तो ये हो जाएगा 180 इक्वल टू 1080। ठीक है, 1080। तो अब इसमें इससे क्या आ जाएगी, इसमें एन क्या है, एन है उस जो पॉलीगॉन है उसमें साइड्स है, ये है साइड्स इन पॉलीगॉन, साइड्स इन पॉलीगॉन। जो आपका पॉलीगॉन बना है, जैसे मैंने आपको बताया स्क्वायर है तो 4, पेंटागन है तो 5, हेक्सागन है तो 6, ऐसे इससे मेरी साइड पता चल जाएंगी इसमें साइड्स कितनी है। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करोगे, तो आप इसको क्विकली सॉल्व करो। 1080 डिवाइड बाई 180 कितना होता है, मैं फटाफट से कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेता हूँ। कितना होता है 1080 डिवाइडेड बाई 1080 डिवाइडेड बाई हम इसमें कर दें 180, तो ये हमारा आ जाएगा 1080, यहाँ से करेगा 6 टाइम्स, तो n माइनस 2 हमारा हो जाएगा 6, तो n बराबर 8। तो मुझे पता पड़ गया ये ऑक्टागन है, ये मुझे पता पड़ गया कि ये ऑक्टागन है। अब अगर ये ऑक्टागन है तो अब तो मुझे पता है ऑक्टागन, तो मुझे पता है किस तरीके का होता है, कुछ इस तरीके का होता है ऑक्टागन। 1 2 3 4 5, ये ऑक्टागन हो गया मेरा। अब इंटीरियर एंगल क्या होते हैं फ्रेंड्स, ये होते हैं इंटीरियर एंगल फ्रेंड्स। और इसमें आपको अगर एक एंगल की वैल्यू निकालनी है तो उसका तरीका होता है कि आप जो भी टोटल सम है एंगल का, उसको उसकी जो साइड से उसे डिवाइड कर दो। तो आपकी जो 1080 है सम ऑफ एंगल, उसको साइड से डिवाइड कर दोगे तो आपका एक एंगल निकल के आ जाएगा, जो है आपका 135। आप करके देख लेना इसको, ये 135 ही आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 4, 135। तो इसमें मेन बात जो समझने वाली है वो है ये फॉर्मूला, ये आपकी इंपॉर्टेंट चीज है इसमें। बाकी तो आप उसको कर सकते हो, जो फॉर्मूला है वो है कि 180 इंटू एन माइनस 2 जो होता है वो सम ऑफ ऑल एंगल्स का फॉर्मूला होता है। इससे आप साइड्स निकाल लो, और साइड्स निकालने के बाद आप उस जो भी सम दे रखा है उससे आप उसे डिवाइड कर दो, तो वो आपका उस इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला रहेगा। कई बार क्या होता है कि आपको इंटीरियर एंगल दे देते हैं और ये पूछते हैं कि बताओ कितनी साइड्स हैं। ठीक है, तो आपको फिर उसके लिए क्या, उसके लिए आपको फॉर्मूला आपको ये यूज करना है। फॉर एग्जांपल अब इसने क्वेश्चन ये दिया होता कि 135 एंगल है इंटीरियर एंगल, बताओ साइड्स कितनी है, तो आपका फिर क्या हो जाता फॉर्मूला, तो फॉर्मूला तो आपका यही रहता। लेकिन मैंने आपको बताया था कि 180 इंटू एन माइनस 2 ये क्या है, सम ऑफ ऑल एंगल है। सम ऑफ ऑल एंगल क्या होते हैं, एन इंटू जितनी भी साइड्स हैं उतने ही आपके एन इंटू वो एंगल जो इंटीरियर एंगल है, क्योंकि अगर 4 साइड्स हैं तो वो हो जाएंगे 4 इंटू 90 डिग्री, अगर 5 है तो 5 इंटू सम डिग्री, वो टोटल सम बन जाएगा उनका। क्योंकि अगर आप किसी भी एंगल को 5 बार जोड़ोगे, एन बार जोड़ोगे, तो उसको क्या करोगे, अगर हम किसी ए की वैल्यू को एन बार जोड़े तो उसको या तो उसको ऐसे कर लो या उसी नंबर को एन से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो बात बराबर ही होती है। तो ये हो जाएगा एन इंटू इंटीरियर एंगल, ये आई ए मतलब यहाँ पे इंटीरियर एंगल है। ठीक है, तो अब ये तो बहुत इजी हो गया, क्योंकि इंटीरियर एंगल मेरे को कितना दे रखा है, 135 दे रखा है। जब इससे मैं सॉल्व करूंगा तो मेरी एन की वैल्यू आएगी 8। आप सॉल्व करके देख लेना। तो डायरेक्ट कई बार ऐसे भी पूछते हैं कि मैंने इंटीरियर एंगल दे दिया और पूछते हैं बताओ साइड कितनी होंगी 8, या फिर ये पूछ सकते हैं बताओ इंटीरियर एंगल दे दिया, बताओ सम ऑफ ऑल एंगल्स क्या होगा। तो सबसे पहले आप साइड निकालो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आ जाएगा 1080, तो वो हो जाएगा आपका सम ऑफ साइड्स। तो ये कई तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन ये क्वेश्चन हमेशा आता है फ्रेंड्स। मैंने अगेन देखा है 10 साल के पेपर है, मुझे कम से कम 5 से 6 बार ये क्वेश्चन मिला है। डिफरेंट तरीके से इसको पूछते हैं, तो आप इसमें ध्यान रखो। जो ध्यान रखने वाली बात है वो है 180 इंटू एन माइनस 2, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये आपको क्वेश्चन ईजिली हो जाएगा। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा इन्हें क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी डी ये एंगल दे रखे हैं और ये सब दे रखे हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली क्या है, इसमें करना क्या है। मैं ये क्वेश्चन है जिसमें आपको क्या बहुत कंफ्यूजन होता होगा, मुझे पता है कि इस टाइप के क्वेश्चन ही होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चन आते हैं बहुत कंफ्यूजन होता है। तो मैं आपको रामबाण बताता हूँ। देखिए, जब भी आपको किसी क्वेश्चन में ट्राइंगल दिख जाए, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में ट्राइंगल दिख जाए तो आपको एक रामबाण फॉर्मूला याद रखना है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स, सम ऑफ ऑल एंगल्स इक्वल टू 180। ये रामबाण फॉर्मूला नंबर 1। किसी भी क्वेश्चन में आपको क्वाड्रिलेटरल दिख जाए, ठीक है, आपको क्वाड्रिलेटरल दिख जाए तो आपको रामबाण एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, सम ऑफ
ऑल एंगल्स इक्वल टू 360 डिग्री। बस आप ये दो चीज ध्यान रखना, आपको कभी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बस इसमें क्या वाला जो पार्ट है ना, इसमें यही है कि जैसे आपको क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक दिख जाए, आप हमेशा दिमाग में लाओ कि सम ऑफ ऑल एंगल 360 डिग्री होता है, बस। ठीक है, एज लॉन्ग एज अगर आपका एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो एरिया वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आपको देखो उसमें तो फॉर्मूला याद ही होना चाहिए आपको क्वाड्रेटिक का। लेकिन अगर ये एंगल से क्वेश्चन है, तो आपको इसको कैसे, इसमें क्या करना है, आपको बस ये दो चीजें ध्यान रखनी है। जैसे मैंने आपको बताया, चलो मुझे ध्यान आ गया, जैसे मैंने क्वेश्चन को, क्या मैं इससे सवाल को सॉल्व कर दूंगा? यस, इजीली कर दूंगा। चलो मैं एक क्वाड्रेटिक बना लेता हूँ, मैं क्वाड्रेटिक बना लेता हूँ। कभी भी आप पता है क्वाड्रेटिक अगर बनाए तो बहुत ज़्यादा स्क्वायर है, एंगल टाइप का नहीं बनाए, थोड़ा थोड़ा, क्योंकि क्वाड्रेटिक कुछ भी हो सकता है, तो आप थोड़ा इसको ऐसे बनाएं ताकि लगे कि वो एक रैंडम क्वाड्रेटिक है। क्योंकि अगर आप इसको स्क्वायर टाइप का बना दोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहे हैं कि डी एंगल आपका 60 डिग्री है, बहुत अच्छी बात है, मैंने डी को 60 मान लिया। और ये कहता है कि आपका सी एंगल जो है 100 है, चलो अच्छी बात है, मैंने इसको 100 मान लिया। वो कहता है कि बाइसेक्टर्स ऑफ ए एंड बी मीट एंड पॉइंट। बाइसेक्टर क्या होते हैं? मेरे को दो लाइन बनानी है, इस तरीके से बनानी है कि ये लाइन इस एंगल को, ए को बाइसेक्ट करेगी। मतलब जो एंगल ये वाला होगा उसी वो एंगल की वैल्यू ये होगी। ठीक है, मैंने बी को बाइसेक्ट कर दिया और इसको बाइसेक्ट कर दिया। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम है। ठीक है, मैं बनाया तो ये वाला एंगल ये भी सेम है, ये और ये भी सेम है। यही बाइसेक्ट की डेफिनेशन होती है। ठीक है, अभी बोल रहे हैं कि ये दोनों पी पॉइंट पे मिलते हैं, चलो मिल गए पी पॉइंट पे। अभी बोल रहे थे कि मेजर ऑफ एपीबी इज, आपको ये वाला एंगल निकालना है। देखो मैंने आपको रामबाण क्या बताया था कि सम ऑफ ऑल एंगल्स 360 डिग्री। ठीक है, अब मुझे दो एंगल दे रखे हैं 160 डिग्री। तो अगर इन चारों का ए बी सी डी का सम कितना आएगा? 360 आएगा। इन दो का सम कितना है? 160। तो यानी कि ए और बी का सम कितना होगा? 200। तो अब यहाँ पे सम सम में ही खेलेंगे हम लोग, एक्चुअल एंगल हम नहीं पता लगाएंगे, हम सम में ही खेलेंगे। ए और बी का सम कितना होगा? 200। ये मुझे पता चल गया कि ए और बी का सम होगा 200। देखो अब इसमें जो ट्राइंगल बन रहा है ए बी पी, जो ट्राइंगल बन रहा है, आपको अच्छी तरह पता है कि ट्राइंगल बन गया। आपको अच्छी तरह पता है, इसने इन्होंने बोला है कि ये बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो अगर इन ए प्लस बी का सम अगर 200 है, तो उनके आधे का सम कितना होगा? 100। भाई ए प्लस बी अगर मेरा 100 है, चलिए ए प्लस बी मेरा 200 है, तो मेरा ए बाई टू प्लस बी बाई टू कितना होगा? 100 होगा। तो ये मुझे पता पड़ गया, इसमें इस वाली चीज में मुझे पता पड़ गया कि ये जो मेरी ये जो एंगल है, इन दोनों का सम 100 है। तो बस फिर तो क्या दिक्कत है, ट्राइंगल बन ही रहा है। मेरे दिमाग में बात आएगी, ट्राइंगल मतलब रामबाण, ट्राइंगल के तीनों कोणों का योग 180 होना चाहिए। तो मुझे दो कोण मिल गए जिनका योग 100 है, तो बचा क्या? ये, तो इसका 80 होना चाहिए। एज सिंपल इज दैट। तो मेरा इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 1। देखो कितना इजीली हो गया ना। लेकिन बस दो चीजें मैंने यूज की है, सम ऑफ एंगल क्वाड्रेटिक 360 डिग्री और सम ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। इजीली हो गया मेरा। बस इसमें आपको ये रामबाण ध्यान रखना है, आप कोई भी क्वेश्चन आ जाए क्वाड्रेटिक ट्राइंगल से रिलेटेड आप कर दोगे। बस इसमें एक छोटी सी बात आपको एक ये और याद रखनी है कि कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट एंगल। सप्लीमेंट आपके होते हैं 180 के डिफरेंस वाले, और कॉम्प्लीमेंट आपके होते हैं 90 के डिफरेंस वाले। बस ये आपको ध्यान रखना है। बाकी आपके सारे क्वेश्चन एंगल वाले, कोई क्वेश्चन आपका हिलेगा नहीं, बस अगर आप ये चीज याद रख लोगे। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, आपको समझ में आ गया होगा। और आई थिंक अब मुझे लगता है फ्यूचर में आप इस टाइप के क्वेश्चन से घबराओगे नहीं। देखो इन क्वेश्चन से घबराना नहीं है, क्वेश्चन क्या थोड़े दिखने में डिफिकल्ट होते हैं, लेकिन आप जब इनका सॉल्यूशन देखोगे और आप इनको समझोगे ना और प्रैक्टिस करोगे, तो आपके क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएंगे। क्योंकि आपको पेन भी चलाने की जरूरत नहीं है सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम आप इन क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया 46। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। In a triangle DEF and triangle PQR, if PQ equal to DE and EF equal to PR, then FD equal to QR. अब एक्चुअली उन्होंने क्या किया कि तीनों को भुजाओं को बराबर कर दिया। ठीक है, लेकिन इसमें जो खेल है ना फ्रेंड्स, वो खेल है ट्राइंगल को बनाने का। अब ट्राइंगल को कैसे बनाते हो, मेन खेल उस ट्राइंगल को बनाने पे। चलो फॉर एग्जांपल मैं एक ट्राइंगल बना लेता हूँ। मेरा ट्राइंगल बना लेता हूँ मैं D E और F, और ये वाला मैं ऐसे कैसे बना लेता हूँ जैसा इन्होंने दिया हुआ है, उसी P Q एंड R। ठीक है, अभी इन्होंने बोला है पी क्यू जो डी के बराबर है, यानी कि पी क्यू मेरी ये जो है ये डी के बराबर है, हो गई। ठीक है, ई एफ मेरी पी आर के बराबर है। ई एफ कहाँ है मेरी? ई एफ ये मेरी पी आर के बराबर है, ये मेरी पी आर के बराबर है। ठीक है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। अब मेरा और ये बोल रहे हैं कि पी आर के बराबर, एफ डी मेरी क्यू आर के बराबर है। एफ डी मतलब मेरी ये क्यू आर के बराबर है।
ठीक है। तो ये एक्चुअली क्या बोल रहे हैं मेरे को, ये एक्चुअली बस ये बोल रहे हैं कि आपने जो ट्राइंगल बनाया है ना, वो ट्राइंगल आपने थोड़ा सा गलत बना दिया है। चलो मैं ये ट्राइंगल तो मैंने सही बनाया है, चलो इस ट्राइंगल को मैं रोटेट कर देता हूँ, ऐसे यूं कर देता हूँ इस ट्राइंगल को मैं इसको 90 डिग्री रोटेट कर देता हूँ। मैं क्या करूँ, क्यू को टॉप पे ले आता हूँ, मैं क्यू को टॉप पे ले आता हूँ। मैंने वही ट्राइंगल बनाया, लेकिन मैंने क्यू को मैं यहाँ ले आया, पी को यहाँ ले आया हूँ और आर को यहाँ ले आया हूँ। तो मैंने ये बना दिया क्यू, पी यहाँ आ गया, मेरा आर यहाँ आ गया। देखिए मैं एक बार फिर से ट्राई करता हूँ, क्या बोले थे ये लोग, ये बोले थे कि पी क्यू जो है डी के बराबर है, पी क्यू डी के बराबर है। यस, वेरी गुड, ये तो अच्छी बात होगी। मेरा पी क्यू डी के बराबर है और मेरा जो ई एफ है वो पी आर के बराबर है। मेरा ई एफ कहाँ है, ये पी आर के बराबर है। और मेरा जो ई डी है वो, सॉरी ई डी हो गया था, मेरा क्यू आर क्या है, क्यू आर एफ डी के बराबर है। मेरा क्यू आर जो हो गया वो एफ डी के बराबर हो गया। तो एक्चुअली अब आप देखोगे कि ये ट्राइंगल काइंड ऑफ मिरर इमेज हो गया एक दूसरे के। देखो डी एफ, अगर मैं इसको यहाँ पे सपोज एक मिरर रख दूँ बीच में, तो मेरा ये रिफ्लेक्शन है इस मिरर का। देखो डी क्यू क्यू आर के बराबर है, ई एफ आपका इसके बराबर है, ये इसके बराबर हो गया, ये आपका इसके बराबर हो गया और ये वाला आपका इसके बराबर हो गया। तो यानी कि ये जो था, मैंने जो ट्राइंगल बनाया था ना, मैंने थोड़ा सा गलत बना दिया था, लेकिन अब इनकी जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि जो डी एफ है वो क्यू पी आर के बराबर होगा। ठीक है, जो मेरा एंगल होगा वो क्यू पी आर के बराबर होगा। तो मेरा इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 4। तो मेरा हो जाएगा 47 का आंसर नंबर 4। मेरा जो एंगल है वो डी एफ मेरा क्यू आर, सॉरी सॉरी, यहाँ पे पी बनेगा मेरा, यहाँ पे पी बनेगा, यहाँ पे आर बनेगा। ठीक है, तो मेरा ये क्यू, मेरा जो ट्राइंगल बनना है, ट्राइंगल बनेगा वो मेरा ऐसा बनेगा क्यू पी आर। तो मेरा आप देखोगे क्यू पी जो मेरा था वो डी के बराबर हो गया, ये मेरा ऐसे कैसे यहाँ आ गया, और ये मेरा मेरा पार्ट, अगर मैं इसको दोबारा से आपको बनाऊँ यहाँ पर, अगर मैंने ये ट्राइंगल पहले ऐसे बनाया होता, सपोज डी ई एफ, और इसको ऐसे बना देता, मैं इसको बनाया था क्यू आर पी, तो इसमें जो मेरे दिए हुए हैं वो ये इसके बराबर हो जाता, ये इसके बराबर दिया हुआ था और ये इसके बराबर दिया हुआ था। जो मेरा जो इन जो ट्राइंगल को बराबर मैं अगर बोल रहा हूँ तो मैं तभी बोल पाऊंगा जब मैं ये बोलूँ कि जो मेरा ट्राइंगल डी ई एफ है वो मेरा डी ई एफ में ऐसे चल रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज, तो इसमें मुझे एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा। तो वो मेरा हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे फिर से शायद मैं गलती कर रहा हूँ, क्यू पी आर, सॉरी क्यू पी आर आएगा। तो कैसे ट्राइंगल आएगा, ये आएगा आपका डी, ये आएगा ई, ये आएगा एफ, सॉरी एफ, ओके, ये आएगा एफ, और यहाँ पे जब मैं नया ट्राइंगल बनाऊंगा ये मेरा आएगा क्यू पी आर। तो मेरा आ जाएगा ये क्यू, ये आएगा मेरा पी, ये मेरा आएगा आर। तो मेरा इसका क्या हो गया, ये जो मेरा ट्राइंगल है, अब मेरे को जो डेफिनेशन दी हुई है उस डेफिनेशन के हिसाब से मेरा ये वाला ट्राइंगल, तो मेरा क्या हो जाएगा, ट्राइंगल डी ई एफ मेरा बराबर हो जाएगा ट्राइंगल क्यू पी आर के। तो आप ये देख लो, ये वाला आपका जो है ये क्यू पी आर हो जाएगा। तो मेरा ये जो मैंने ट्राइंगल अब जो बनाया है इस डेफिनेशन से जो बनाया है उससे आ रहा है कि मेरा जो डी एफ है वो क्यू पी आर के बराबर होगा। तो मेरा इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 4। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ये मेनली आपका खेल है कि आपने पहले पहले आप दो ट्राइंगल, क्योंकि आपको पता तो नहीं है ना कौन सा बनाना है, तो आप पहले दो ट्राइंगल बना लो, और आप जो उसने डेफिनेशन दे रखी है, आपने डी बराबर दे रखा है पी क्यू के, तो आपको उसी हिसाब से आप उसको बनाओ, तो उसी एंगल से आप उसको बनाओ, तो आपका जो ट्राइंगल होगा वो। और ट्राइंगल में कॉन्सेप्ट क्या होता है फ्रेंड, जब हम उसको बोलते हैं डी ई एफ, तो हमको फिर उसी, जब हमको कहना है कि एक ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल के बराबर है, तो हमको उसी पॉइंट से स्टार्ट करना है जहां से हम डी को स्टार्ट कर रहे हैं, और उसी डायरेक्शन में उसको काउंट करना है डी एफ को। क्योंकि अगर एक ट्राइंगल 3 पॉइंट से मिलकर बना होता है, लेकिन उसको बोलने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं। हम इस ट्राइंगल को डी एफ भी बोल सकते हैं, ठीक है, हम इस ट्राइंगल को एफ ई डी भी बोल सकते हैं, और हम इस ट्राइंगल को ई डी एफ भी बोल सकते हैं। ये थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है। तो आपको दो ट्राइंगल को जब हम बराबर बोल रहे हैं, तो आपको जिस पॉइंट से आप स्टार्ट कर रहे हो और जिस डायरेक्शन में आप काउंट कर रहे हो उस ट्राइंगल की लोकेशन को, वो सेम होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल जो है लगभग सेम है। ठीक है, चलो ये हो गया। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The perimeter of trapezium is 104 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ इज नॉन पैरेलल साइड्स आपको दी हुई है। ठीक है, अब इसमें आपको जो ध्यान रखने वाली बात है, आपको दो चीज, ट्रेपेजियम का फॉर्मूला तो आपको याद होना चाहिए एरिया का, क्योंकि एरिया ही पूछा है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। ये तो फॉर्मूला होता है मेरे ट्रेपेजियम का। तो मैंने एक ट्रेपेजियम बना लेता हूँ मैं यहाँ पे, सपोज ये मेरा ट्रेपेजियम है ए बी सी डी।
तो ये मेरी पैरेलल साइड्स होती हैं दोनों। लेकिन अब इसमें मुझे क्या चाहिए, मुझे इसमें एच चाहिए। एच तो मुझे दिया हुआ है, तो मैं एच को तो ऐसे कैसे रिप्लेस कर देता हूँ। एच तो मुझे दिया ही हुआ है, एच मेरा है 16, मुझे 1/2 तो, लेकिन मुझे बस ये पता चल जाए तो मेरा काम हो जाएगा, बस यही तो पूछा है। अब इन्होंने क्या किया है, देखो यहाँ पे नॉर्मली मिस्टेक क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, मिस्टेक ये कर सकते हैं कि पढ़ा 18 और 16 दिया हुआ है, डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे 18 + 16। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई फ्रेंड्स, क्योंकि देखो यहाँ पे क्लियरली दिया हुआ है नॉन पैरेलल साइड्स, ठीक है। तो आपको ये नहीं है, यहाँ पे ये नहीं आएगा, जबकि आपको अब ये सम आपको जो निकालना पड़ेगा नॉन पैरेलल साइड्स का, और उसके लिए आपको डेटा दिया हुआ है ऑलरेडी, उसके लिए आपको डेटा दिया हुआ है कि उसका पेरीमीटर, पेरीमीटर किसी भी आकृति का आप ले लो, उसकी लेंथ की जितनी भी उसमें साइड्स हैं सबका जो सम होता है वो पेरीमीटर होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आपकी जो नॉन पैरेलल साइड्स का सम है, सपोज इन दोनों का सम, सपोज फॉर एग्जांपल मैं इसको अगर लिखना चाहूँ तो मैं इसको क्या लिखूंगा, AB + BD + CD + AC, ये मेरा क्या है 104 है, ठीक है। अब जो मैंने डायग्राम बनाया उस डायग्राम पे कॉन्सेंट्रेट करें तो ये मेरा पैरेलल साइड है और मेरा ये पैरेलल साइड्स है, ठीक है। और मेरी ये जो है ये नॉन पैरेलल साइड्स है ग्रीन वाली, और मेरे को दिया हुआ है कि नॉन पैरेलल साइड्स का सम कितना है। नॉन पैरेलल साइड्स मुझे दी हुई है 18 और 22, ठीक है। तो ये मेरी हो जाएगी 18 और 22, तो ये मेरा हो जाएगा ये हो गया मेरा इन दोनों का सम। इन दोनों का सम क्या दे रखा है मेरे को, 40 दिया हुआ है, 18 और 22। तो अब इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, मेरा हो जाएगा 104 - 40, एज सिंपल इज दैट। ये मेरा कितना आया, ये मेरा आया 64। तो अब मेरा सम ऑफ जो पैरेलल साइड्स है वो आई है वैल्यू 64, और मुझे एक साइड की वैल्यू की जरूरत है क्या, नहीं, मुझे तो सम ही चाहिए, तो मैं एज इट इज यहाँ पे 64 को डाल सकता हूँ, इसकी वैल्यू हो जाएगी 64। अब आप इसको सॉल्व करो तो मेरा फाइनली फॉर्मूला क्या बन गया, मेरा फाइनली फॉर्मूला बन गया 1/2 × 64 × 16, ये मेरा फॉर्मूला है, ठीक है। अब तो ये तो बस क्या उसको सॉल्व कर दो, ये आपका ये हो गया 32, और 16 × 32 हो जाएगा आपका 512, तो आपका 48 का आंसर हो जाएगा सेकेंड, तो ये आ जाएगा आपका 512, यही आपका आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर 2, ठीक है। तो इसमें मेनली आपको बस फ्रेंड्स ये ध्यान रखना है कि इसमें हमेशा आपको जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको डायरेक्ट पैरेलल साइड्स नहीं देंगे, क्योंकि अब वो दे देंगे तो वो तो फिर बहुत ही ज़्यादा इजी हो गया ना। तो सीटेट में एक लेवल बढ़ाते हैं, एक लेवल कैसे बढ़ाते हैं कि आपको सम ऑफ पैरेलल साइड्स ना देके सम ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स दे देंगे, और कुछ एक और एक्स्ट्रा डिटेल दे देंगे। तो आपको इसमें अब पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए, और एक ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला तो पता होना ही चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आपको होप समझ में आ गया होगा। चलो, if each edge of a solid cube is increased by 150%, the percentage increase in the surface, ठीक है, ओके। अच्छा, अब इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं इसमें करना क्या होता है, अभी जब भी आपका परसेंटेज वाला क्वेश्चन आए ना फ्रेंड, जैसे आपको परसेंटेज साइन दिख जाए और उसके अलावा और कोई डेटा नहीं दिया हो, तो आप जो बेस परसेंटेज उसको 100 मान लो, ठीक है। अब इसमें क्या किया है, सरफेस एरिया के बारे में पूछा है, तो आपको एक तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो होता है 6 × a², यहाँ पे a उसकी एक भुजा है, ये फॉर्मूला आपको पता है। इससे अगर मैं जो रेशियो वाले में इसको कन्वर्ट करूं तो मेरा हो जाएगा A1/A2, A1 मेरा पहले एरिया, A2 मेरा बाद का एरिया, और मेरा 6, A1 मेरी पहले भुजा थी और बाद में मेरी भुजा होगी A2, तो मेरा 6, अब मेरा 6 से 6 तो कट गया, तो इससे मेरा क्या आया, मेरा आया A1/A2 = A1/A2 का होल स्क्वायर। ये मैं लिख सकता हूँ इसे, क्योंकि A1 स्क्वायर और ये A2 स्क्वायर है यहाँ पे, तो मैं इसको A1/A2 होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब देखो, ये तो आपका फॉर्मूले वाली पार्ट होगी। अब इसमें करना क्या है, और डेटा तो दे नहीं रखा, मैंने आपको बताया कि जैसे आपको परसेंटेज दिखे और रिलेटिवली कोई डेटा नहीं दिया, तो आप जो पहले वाली वैल्यू उसको 100 मान लो। मेरे को निकालना क्या है, इसमें A2 निकालना है, तो मेरा A2 हो जाएगा A1 × A2/A1 का होल स्क्वायर, ठीक है। A1 को मैं क्या मान लूँ, मेरे A1 तो मुझे पता ही नहीं, तो मैं इसको 100 मान लेता हूँ। A2 मुझे पता है क्योंकि इंक्रीज्ड बाई 150 है, तो ये हो जाएगा मेरा 250 डिवाइडेड बाई, इसको मैं 100 ही मान लेता हूँ, क्योंकि A1 तो मैं जहाँ मेरे को पता नहीं है मैं इसको 100 मान लूँ, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा आपका, ये आ जाएगा आपका
इसको आप पूरा जब सॉल्व करोगे ना, इसको तो यार ये आ जाएगा बस 625। आप इसको सॉल्व करके देख लेना, ये आपका 625। अब देखो फ्रेंड्स, इसमें प्रॉब्लम पता है क्या है, लोग बाग डेफिनेटली जैसे ही 625 आएगा लोग 625 आंसर लगा देंगे, ठीक है, जो आपका हो जाएगा रॉन्ग। क्यों? क्योंकि इसमें पूछा है कि द परसेंटेज इंक्रीज इन द सरफेस एरिया इज, आपने पहले क्या माना था, 100 माना था, अब कितना आ गया 625, कितने का इंक्रीमेंट हुआ, 625 माइनस 100, तो इंक्रीमेंट कितने का हुआ, 525 का। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा 525। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 1। आंसर नंबर 2 इज रॉन्ग, ठीक है। तो ये इसमें थोड़ी सी एक क्वेश्चन में ट्रिक थी, लेकिन वो तो आपका एक सेंस ऑफ वहाँ पे माइंड कितना आप उस क्वेश्चन को देख समझे हो, वो एक आपका जजमेंट आपको उसी वक्त ही लेना है। लेकिन जो मेन चीज़ में क्या समझने वाली थी वो थी कि आपको जब भी इस परसेंटेज का कोई क्वेश्चन आए और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि यार इसमें मैंने ये तो बना लिया, लेकिन मेरे A1 क्या मानूँ, A1 भुजा क्या मानूँ, तो आप जब भी परसेंटेज का क्वेश्चन है, आप बेस वैल्यू को हमेशा 100 मान लो। आपकी इनिशियल वैल्यू 100 थी, उसके बाद आप उसको कैलकुलेट करो तो आपका 2 वैल्यू आ गई। रेशियो में 2 ही वैल्यू चाहिए होती है, पुरानी तो आपको दी, नई तो आपको दी हुई है, पुरानी बस आपको एक बार पता लग जाता है, आपका काम हो जाए। तो आपने इसमें क्या किया, आपने यहाँ पे जो पुरानी वैल्यू थी, इसमें आप अगर नोट करोगे तो आपने जो नई वैल्यू, तो पुरानी वैल्यू तो 100 मान ली भुजा की भी, और एज वेल एज, और नई तो आपको दी हुई थी कि 150 इंक्रीज हुआ है। और इसमें एक एडवांटेज क्या होता है कि अगर आप 100 मानते हो ना, तो जो भी इंक्रीज दिया होता है उसको आप ऐसे कैसे ऐड कर दो उसमें, फिर आपको परसेंटेज वगैरह निकालने की टेंशन नहीं है कि यार मेरे को, अगर आपने एक्स मानी तो फिर आप एक्स का 150% निकालोगे, फिर उसको उसमें वैल्यू रखोगे, तो बहुत ज़्यादा वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। आपने अगर 100 मान लिया तो उसमें डायरेक्ट आप 150 जोड़ दो तो आपकी नई वैल्यू होगी 250। इसका फायदा क्या होगा, जो आपको आंसर आएगा निकल के वो भी परसेंटेज में आएगा, क्योंकि आपने सब परसेंटेज में माना है, तो आपका आंसर भी परसेंटेज में आएगा। तो ये भी क्या है, 625 ही है, परसेंटेज ही है ये, ठीक है। और लेकिन बस इसमें जो ट्रिक थी मैंने आपको बताई वो ये कि उन्होंने पूछा है परसेंटेज इंक्रीज, तो वो आपका क्या होगा कि जब आपने 100 माना था, अब हो गया 625, तो आपका इंक्रीज कितना हुआ, 525%, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दो बेलनों के आधार की त्रिज्याओं में 2:3 का अनुपात है और उनकी ऊंचाई 5:3 का अनुपात है, आयतनों में अनुपात है। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूले का क्वेश्चन है, आपका फॉर्मूला याद है अगर सिलेंडर्स का तो आप कर सकते हो। लेकिन जब भी आपका रेशियो का क्वेश्चन आ जाए तो आप ये ध्यान रखो, रेशियो के क्वेश्चन में 2 ही चीज़ होती है। एक चीज़ तो यहाँ काम आ रही है, एक चीज़ मैं आपको और बताऊंगा जब रेशियो का क्वेश्चन आएगा। हमेशा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया था, जब भी आपका रेशियो क्वेश्चन आ जाए और ये पूछे कि रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स, आप एक को V1 मान लो, एक को V2 मानो, ठीक है। V1 की वैल्यू हो जाएगी, मेरी फॉर्मूला होता है पाई R1 स्क्वायर H1। ये आपको पता है, एक वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि हमारा जो बेलन होता है वो बेलन किस तरीके का होता है, इस तरीके का बेलन होता है। अगर उसकी हाइट एच है और रेडियस आर है, तो पाई आर स्क्वायर इसका एरिया हो गया, आपका एच से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाता है आपका पाई आर स्क्वायर एच, आप इसका टोटल एरिया हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका इसका इसका फॉर्मूला। अब आप इसमें V2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई R2 स्क्वायर H2, ठीक है। अब इसमें जाने के बाद वो रेशियो ले लो, रेशियो से ले लिया हमने, पाई से पाई कट गया तो आपका फाइनली आ गया। अब आपको R1/R2 का रेशियो दिया हुआ है, क्लियरली पूछ दिया हुआ है यहाँ पे कि आपका R1/R2 का रेशियो कितना है। रेडियस ऑफ द बेसिस ऑफ 2 सिलेंडर इज 2:3, तो ये आपको हो जाएगा 2:3 का होल स्क्वायर। मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर R1² स्क्वायर है तो उसको R1/R2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो मैंने लिख दिया 2/3 का होल स्क्वायर इंटू H1/H2 मुझे दिया हुआ है, देयर हाइट्स आर 5/3। बस इसको सॉल्व कर लो, आपका ये हो जाएगा 4/9 इंटू 5/3, ये हो जाएगा आपका 20/27। तो ये मेरा जो V1/V2 की वैल्यू क्या आ गई, 20/27, तो वही तो पूछा है, तो वो मेरा आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर 3। तो आपको बस ये रेशियो में ध्यान रखना है कि आप हमेशा R1 R2 V1 V2 ये मान लो, डायरेक्ट उसका वैल्यू डाल के उस कई बार क्या होता है इसमें तो रेशियो डायरेक्ट दिया हुआ है, कई बार आपको कोई रिलेशनशिप दिया होता है, तो आप उस रिलेशनशिप से भी उस चीज़ को आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वन ऑफ द फैक्टर ऑफ 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपकी एक टर्म दे रखी है, पॉलिनोमियल की टर्म दे रखी है। अब देखो फ्रेंड्स, ये फैक्टर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वैसे तो ये क्वेश्चंस थोड़े से टफ माने जाते हैं सॉल्व करने में, टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है, और मोस्ट ऑफ द आपने देखा होगा कि पेपर्स में आप जाओगे तो इस क्वेश्चन को आप छोड़ने की ही कोशिश करोगे। लेकिन मैं आपको यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं आपको एक ट्रिक तो नहीं बताऊंगा, मैं आपको कोशिश करूंगा कि आप
वही जो मेरी यूएसपी रहेगी कि क्या करूं मैं क्वेश्चन को देख के, कैसे मुझे आइडिया आया इस क्वेश्चन को देख के, क्या आइडिया मेरे दिमाग में आना चाहिए। ट्रिक तो मुझे पता है, मुझे कैसे करना है वो सब मुझे पता है, मुझे फैक्टर्स का फॉर्मूला पता है कि बी जो फैक्टर्स होते हैं माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 होता है, ये सब मुझे पता है, लेकिन उसमें अप्लाई कैसे करूँ। हियर हम बात कर रहे हैं एप्लीकेशन की। तो पता है आप जब भी इस टाइप का कोई एक्सप्रेशन देखें ना, आप उससे पैटर्न ढूंढने की कोशिश करो। देखो और उन टर्म्स को ढंग से जमा लो। देखो अब मैं जैसे इस फैक्टर को एक बहुत अच्छी टर्म में जमाता हूँ तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। देखो मैंने 4x² को लिख दिया 2x का होल स्क्वायर, लिख सकता हूँ। वाई स्क्वायर को मैंने ऐसे कैसे छोड़ दिया, उसके बाद मैंने 14x को भी ऐसे कैसे छोड़ दिया, x को ऐसे कैसे छोड़ दिया। इसको मैं उसी फॉर्मेट में बनाता हूँ उस x को, ताकि वो उस चीज़ में रहे। 14x को मैंने ऐसे कैसे छोड़ दिया, 7y को भी मैंने ऐसे छोड़ दिया, और मैंने -4xy को लिख दिया, -4xy को लिख दिया मैंने 2 इंटू 2x एंड y। अब आप सोचोगे सर ये चीज़ तो आपको दिख गई, हमें कैसे दिखेगी। ये थोड़ा सा आपको एक माइंडसेट अपना बनाना है कि जैसे ही मैं एक एक्सप्रेशन का क्वेश्चन देखूँ ना तो मैं उसको तोड़। अब इसी में क्यों मैंने तोड़ा, देखो मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ इसमें, मैं इसमें स्क्वायर बनाना चाह रहा हूँ a+b का होल स्क्वायर, क्योंकि मुझे पता है मेरे को ये वाले तो इस टाइप के तो मुझे आते हैं, इस टाइप के फैक्टर तो मुझे आते थे, a स्क्वायर स्क्वायर 2ab। तो इसमें क्या हो गया, ये a+b+c का स्क्वायर टाइप का चीज़ है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा मेरे को कन्फ्यूजन हो रहा है, तो मैंने इसमें क्या करा, ये बना लिया। अब देखो अगर आप मैं देखूँ मेरी अगर a² + b² - 2ab जो होता है मेरा, ये a² + b² - 2ab बन गया। ये मेरा फॉर्मूला जो मेरा क्या होता है, a² + b² - 2ab होता है मेरा a - b का होल स्क्वायर। तो मैं हम कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी फ्रेंड्स, तो हम आ गए वापस से इस जगह पे। चलो तो हम यहाँ पे क्या, मैंने क्या करा, इन तीनों को कंबाइन कर लिया, ठीक है। तो कंबाइन करने से क्या हुआ, ये मेरा जो था ये 2x - y का स्क्वायर बन गया, ठीक है। और वेट 1 मिनट, ओके पेन ले लेता हूँ। चलो तो ये, और ये मेरा ये टर्म ऐसे कैसे आ जाएगी मेरी 14x, सॉरी 14x - 7y + 12, ठीक है। अब इसमें भी आप नोट करो फ्रेंड्स कि ये जो मेरा क्या है, मैं इसमें सोचो अगर इसमें से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, मैं इसमें से अगर 7 कॉमन ले लूँ तो ये भी मेरा क्या बन जाएगा 2x - y, ठीक है, +12। अब मेरा क्या है, ये बन गई मेरी चीज़ 2x - y का होल स्क्वायर +7 इंटू 2x - y + 12। सपोज ये मेरी एक टर्म है, मैं यहाँ पे एक छोटा सा एक ले लेता हूँ कि मैं इस 2x - y को, इस पूरे 2x - y को मान लेता हूँ a। तो मेरी ये क्या बन जाएगी, a² + 7a + 12 बन जाएगी। ये तो मेरा फेवरेट टर्म है, इसको ये तो मुझे आता है सॉल्व करना, इनको कैसे फैक्टर निकालते हैं, इसके फैक्टर तो क्लियरली मुझे पता है, a+4 और a+3 है। ये तो मुझे, क्योंकि ये तो सॉल्व मेरे को उस फॉर्मूले से मैं या तो -b + -b² - 4ac/2 से निकाल सकता हूँ, या फिर मैं इसको जो तरीका होता है कि 7a को 2 भागों में तोड़ो सच वे कि उनका मल्टीप्लिकेशन 12 है और सम 7 है। ये तो हमको सबको पता है, और मैं एज्यूम कर रहा हूँ आपको पता होगा। नहीं पता है तो उसका तरीका यही है कि आपको बीच के 7a को इस तरीके से तोड़ना है कि उसका जो सम है वो 7 आए और मल्टीप्लिकेशन +12 आए। तो वो क्या है, 4 और 3 है। तो आप जब इसको 4a + 3a लिखोगे और तब उसको उसमें से कॉमन लोगे तो आपका a+4 + a+3 आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने a माना क्या था, मैंने a माना था 2x - y। तो मेरा जो ओरिजिनल जो फैक्टर है वो ओरिजिनल फैक्टर क्या आ जाएंगे, ओरिजिनल फैक्टर आ जाएंगे, मैं इसको अगर यहाँ पे लिखूँ तो मेरे ओरिजिनल फैक्टर आ जाएंगे 2x - y + 4, और एक फैक्टर आ जाएगा मेरा 2x - y + 3। तो ये मेरे इस दोनों ये मेरे एक्चुअल फैक्टर होंगे मेरी उसके। अब ये थोड़ा लंबा है, लंबा हो गया क्वेश्चन, और उसमें उतना हमारे पास टाइम भी नहीं होता है। तो पर यही कि हम इसको थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस करेंगे ना, तो ये तो मेरे यहाँ पे क्या धीरे धीरे समझा रहा हूँ, हम इसको इस पैटर्न को अगर एक बार समझ गए ना उस पर देख के तो हम इजीली कर लेंगे। तो अब अगर इसका आंसर देखें तो देखो दो ही फैक्टर है, पूछा है वन ऑफ द फैक्टर, तो 2x - y + 4 इसका वन फैक्टर है, 2x - y + 3, तो ये इसका मेरा थर्ड इसका वन ऑफ द फैक्टर हो जाएगा। तो मेरा आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 3, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम टू गेट दिस नंबर। ओके, अब इस टाइप के नंबर इक्वेशंस के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं फ्रेंड्स। तो इसमें आपको करना क्या है, इसमें मेनली आपको जो इक्वेशन जैसे दी हुई है ना उसको वैसे के वैसे आप लिख दें। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -5/7, माना कि वो x है, तो मैं उसको बराबर मेरा आ जाए -2/3। बस अब मुझसे पूछा क्या है, यही तो पूछा है मुझे, x क्या है। और इसमें एक ही आप चीज आपको ध्यान रखनी है फ्रेंड्स कि ये जो जो पूछा गया है ना उसका साइन आप पॉजिटिव कर दो, यानी कि इस -x को आप इधर ले आओ और -2/3 को आप इधर ले आओ। तो आपका x बराबर क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 2/3 इधर आएगा तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, और ये -5/7 तो ऐसे कैसे रहेगा, तो ये हो जाएगा -5/7। अब तो सिंपल सी बात है, आप इसका एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा आपका 14 माइनस ये हो जाएगा आपका 15, तो ये हो जाएगा आपका इसका क्या आया निकल के -1/21। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 4। ठीक है, जो समझने वाली बात है कि इसमें क्या करूं, तो ये तो आपको ध्यान रखना है कि इसको x मानो, और x को हमेशा इसमें साइन की जो मिस्टेक हो सकती है वही एक मेन प्रॉब्लम है कि आपका इसका आंसर कहीं ना कहीं आपने प्लस माइनस में गड़बड़ कर दिया, तो उन्होंने ऑप्शन इस तरीके दिए हुए हैं कि आपको वो डेफिनेटली पकड़ में आ जाएंगे। तो आपको बस इसमें ध्यान ही रखना है कि जो भी आप निकाल रहे हो वो है आपका एक्स के साइन को आप पॉजिटिव बना लो। बस एक्स के साइन को आपने एक बार पॉजिटिव बना लिया, और बाकी टर्म्स को आप एक साइड ले जाओ और उसको फिर आप आराम से सॉल्व करो, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन ऐसे हैं फ्रेंड्स, ये आपको पक्का 1 नंबर बोनस होते हैं, और आप इस टाइप के क्वेश्चन में बिल्कुल भी गलती ना करें। और गलती ना करें उसका तरीका ये है कि मैंने जो आपको बताया कि आप जो भी निकाल रहे हो, जो भी आपने वेरिएबल माना है एक्स, उसको आप पॉजिटिव बनाएं, ताकि वो आपको फिर दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि आपने एक बार उसको पॉजिटिव बना लिया और सारी कांस्टेंट टर्म्स को आप एक साइड ले गए, तो आपको बस उन कांस्टेंट टर्म को धीरे बड़े ध्यान से आपको एलसीएम लेकर सॉल्व करना है, तो आपका आंसर इजीली आ जाएगा। ठीक है, चलो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये पूछा है इन स्टैंडर्ड फॉर्म इज एक्सप्रेस्ड एज k × 10⁻n एंड k + n की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब इसमें फ्रेंड्स पता है क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चंस भी कई सारे आते हैं, लेकिन इस क्वेश्चंस में ही आंसर छिपा होता है। इस टाइप के क्वेश्चंस में देखो इन्होंने दिया है कि ये जो नंबर है ये 10⁻n की फॉर्म में एक्सप्रेस्ड होता है, उसके साथ कोई कांस्टेंट भी होता है। अब इसमें जो सबसे बड़ा डाउट ये आता है कि सपोज मैं इसको लिखता हूँ, जो टर्म्स है इसको लिखता हूँ 0.0000127 ठीक है, ये मेरी टर्म है। ठीक है, मैंने इस टर्म को लिख दिया है, ये मेरी है 1278। ठीक है, अब इसमें प्रॉब्लम एक तरीका तो ये होता है कि देखो इसमें 10⁻n बनाना है मुझे, तो मेरे को 10⁻n कैसे लाऊंगा मैं, 10 आपको पता है कि इस पॉइंट को मैं इधर की तरफ शिफ्ट करूँ, जितनी बार मैं इस पॉइंट को शिफ्ट करूंगा उतनी मुझे 10⁻⁻ लगानी पड़ेगी। ये शायद आपको एक ट्रिक पता होगी, लेकिन मैं आपको, आपने बहुत जगह सुनी होगी, मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी आप पॉइंट को आप जब राइट डायरेक्शन में लेके जाते हो तो 10⁻⁻ में आती है, और जब भी आप उसको पॉइंट को लेफ्ट डायरेक्शन में लेके जाते हो 10⁻+ में आती है। ये आपका सिंपल सा एक फंडा होता है, ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप पॉइंट को शिफ्ट करते हो, एक डायरेक्शन में शिफ्ट करोगे तो 10⁻⁻1 आएगी, दो में करोगे तो 10⁻⁻2 आएगी, अगर लेफ्ट में करोगे तो प्लस में चलेगी और राइट में करोगे तो माइनस में चलेगी। ठीक है, ये तो हो गया आपकी 10 की पावर। लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि मैं कितना शिफ्ट करूं, तो ये आपको पता पड़ेगा आंसर से, ऑप्शन से। देखो ऑप्शन में जो दे रखा है ना, सारे सिंगल डिजिट दे रखे हैं, 3.3 तो इसका मतलब मैं अगर इसको यहाँ तक शिफ्ट कर दूं, इस डॉट को मैं ले जाके यहाँ तक शिफ्ट कर दूं, मेरा काम हो जाएगा। तो मैं कितना इसको शिफ्ट करना पड़ेगा मुझे, 1 2 3 4 5। तो मैं इसको अगर 10⁻⁻5 लिख दूं, तो मेरी ये टर्म क्या हो जाएगी, ये टर्म हो जाएगी मेरी 1.278 इंटू 10⁻⁻5। यही तो मेरा पूछा था, ये मेरा के हो गया, ये मेरा 10⁻⁻5 हो गया। अब बस इसमें जो ट्रिक वाली बात यही है कि मैंने इसको 1.278 क्यों लिखा, मैंने इसको 12.78 क्यों नहीं लिख दिया, क्योंकि फ्रेंड्स आप ऑप्शन में देखोगे तो आप 12 अगर आप लिख देते हैं यहाँ पे 12.78 को अगर आप किसी में जोड़ते हैं तो जो जो भी नंबर आता है वो थोड़ा सा 10 डिजिट की फॉर्म में आता है, जबकि आपके जो ऑप्शन है उसमें किसी भी ऑप्शन में 10 डिजिट नहीं है, सब सिंगल डिजिट में 3.4 समथिंग लाइक दैट, इसलिए मैंने इसको 1 डिजिट में रखा है। ठीक है, अब आप इसमें क्या करो, -5 को जोड़ दो, -5 को जोड़ दो, या फिर आप माइनस साइन बाहर ले लो और 5 माइनस 1.278, ये जो आप सॉल्व करोगे तो आप इसको देखोगे कि ये आंसर आएगा आपका 53 का, आपका आंसर आ जाएगा 3.722।
3.722 आप इसको सोल्व कर लेना, नेगेटिव साइन बाहर है तो ये नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पे, तो 3.722 आपका आंसर हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 2। ठीक है, अब आप ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी मैंने किया क्या है। ये एक्चुअली क्या था, मेरे को k प्लस एन करना था, तो मेरा k तो क्या था यहाँ पे, k तो ये हो गया मेरा -5, और मेरा n क्या है, मेरा सॉरी उल्टा हो गया, n हो गया आपका, ये यहाँ पे नहीं, ये गलत हो गया, ये आपका जो ये आपका n है, ये आपका n है, ठीक है, ये तो है आपका n तो हो गया -5 और k है आपका ये 1.278। तो मेरे को ये करना था कि ये जो मेरा था -5, सॉरी मैं इसको एग्जैक्टली उसी फॉर्मेट में लिखता हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। ठीक है, तो मेरा फॉर्मेट क्या है, मेरी फॉर्मेट है कि k प्लस एन, तो मेरा k तो है 1.278 और मेरा n है -5, तो माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो -5। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो या तो आप माइनस कॉमन ले लो तो आपका ये टर्म बन जाएगी, आपको डायरेक्ट भी कर सकते हो, तो आपका आंसर यही आना है। ठीक है, माइनस कॉमन ले लेंगे हम तो ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा और ये साइन चेंज हो जाएंगे, 5 प्लस हो जाएगा और वो माइनस हो जाएगा, तो 5 माइनस हो जाएगा। 5 माइनस, बड़े में से छोटा घटाना थोड़ा ईजी होता है जाके छोटे में से बड़ा घटाना, लेकिन बस बात ये है कि हमको घटाना है, जो साइन आएगा वो नेगेटिव आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू 8933404 टू ऑब्टेन ए परफेक्ट स्क्वायर। अब ये जो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में क्या है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को निकालने की ट्रिक तो सिंपल सी है कि आपको स्क्वायर रूट, एक जो हम पढ़ते थे बचपन में, स्क्वायर रूट निकालने का तरीका आपको पता हो, हम इस तरीके से पढ़ते थे कि हमारा जो नंबर होता था 893304, ये आपको याद होना चाहिए। नहीं याद है तो आप इस क्वेश्चन से सीख लें कि उसको किस तरीके से करते हैं। हम ऐसे दो के पेयर बना लेते थे और हमें देखते थे जो पहला पेयर है वो किसका मिनिमम स्क्वायर है। ठीक है, तो हम 10 का करेंगे तो 100 आ जाएगा, तो हम 9 ले लेते हैं, तो 9 का स्क्वायर 9, यहाँ पे आता है हमारा 81, हमारा यहाँ पे बचा 8। ठीक है, उसके बाद हम इस पेयर को ऐसे कैसे उठा लेते हैं, हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है जो भी हमारा यहाँ आया था उसी को हम इसमें जोड़ लेते हैं, 18 आ जाता है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं कि मैं यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर लिखूँ जिसको उसी नंबर से जब मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा क्लोज टू 833 आ जाए। तो यहाँ पे आप उसको, वो ट्रायल एरर टाइप का होता है, देखोगे मैं यहाँ पे 4 या 5, 6 से तो आएगा नहीं, 6 से तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 4 या 5 से ट्राई कर सकता हूँ। तो मैं 4 से अगर इसको ट्राई करता हूँ, 4 से 4 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये मेरा कुछ 736 आता है। ठीक है, ये मेरा आएगा 184 736, तो ये मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इस 18 को तो ऐसे कैसे लिख लूँगा, और ये 448, तो मेरा नेक्स्ट नंबर क्या हो गया 188। अब मुझे यहाँ पे इसका, यहाँ पे जो मेरा बैलेंस आएगा, यहाँ पे बैलेंस आएगा मेरा 97। ठीक है, अब मैं इस पेयर को नीचे उतार लूँगा तो मेरा है 9704। ठीक है, अब मेरा 188 है। अगर फिर से मुझे वो नंबर ढूंढना है, और सोचो यहाँ फ्रेंड्स मैं मिस कर गया टर्म, यहाँ पे मैंने 4 लिखा था तो ये 4 यहाँ पे एज आ जाएगा। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे 4 मैंने ढूंढ लिया था ना कि इसके क्लोजेस्ट 4 है, इस नंबर से जस्ट छोटा नंबर, तो मेरा यहाँ पे 4 आ जाएगा। ऐसे 188 करूँगा तो मेरा यहाँ पे 5 आ जाएगा, जो यहाँ पे 185 है, जो मेरा होगा लगभग ये आएगा 9425। तो मैं इसको माइनस करूँगा तो मेरा जो फाइनल रिमाइंडर आ जाएगा 279। ठीक है, अब मेरा 279 रिमाइंडर आ गया और मेरा 945 ये आ गया। तो मुझे अगर पता है कि 945 का स्क्वायर प्लस 279 मेरा ये नंबर है। ठीक है, ये हमारा पता चल गया है। तो अब मेरा जो भी ये स्क्वायर होगा वो नेक्स्ट स्क्वायर ही होगा 940, क्योंकि 279 रिमाइंडर है, तो 946 ही मेरा नेक्स्ट स्क्वायर होगा। तो मेरा 946 का मैं स्क्वायर निकाल लेता हूँ। 946 का स्क्वायर जो मेरा फ्रेंड्स आएगा लगभग 894916। मैं यह कैलकुलेटर की मदद से निकाल रहा हूँ, इसलिए क्विकली निकाल पा रहा हूँ। आपको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, आपको 946 को 946 से मल्टीप्लाई करना होगा और आप निकाल, पर ये ईजी है, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ज़्यादा 5 या 6 सेकेंड आपको एक्स्ट्रा लगेंगे उसको उससे निकालने में। तो आपने ये स्क्वायर किया। अब ये मुझे पता पड़ गया कि जो मेरा नेक्स्ट नंबर है ये मेरा होल स्क्वायर है, ये मेरा 946 का होल स्क्वायर है। ये अब यही तो पूछा है कि इसमें क्या ऐड करूँ कि ये बन जाए, तो इसमें से ये घटा दूँ मैं। तो अगर मैं 89496 माइनस 8930304 कर दूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो मेरा आंसर हो जाएगा इसका 1612, जो कि मेरा इसका आंसर होगा कि मैं ये इसमें ऐड कर दूँ तो ये मेरा इसका फुल स्क्वायर बन जाएगा। तो मेरा इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 2। तो इसका तरीका क्या है फ्रेंड्स, इसका तरीका यही है कि आप जो भी नंबर दे रखा है उसका पहले आप स्क्वायर मेथड से कोशिश करो कि उसका जो क्लोजेस्ट
नंबर कौन सा आता है, तो वो मेरा 945 आया। अब आप ही पूछोगे सर 279 पे क्यों रुक गए, तो यहाँ नंबर खत्म हो गए ना फ्रेंड्स। देखो मैंने जो पेयर बनाए थे वो नंबर खत्म हो गए, अगर नहीं खत्म होते तो एक पेयर को और उतारता मैं, तो वो कैसे बढ़ता जाता वो। तो मेरा 945 पे मेरा रिमाइंडर आ गया 279। तो 945 का जो भी नेक्स्ट नंबर होगा वही मेरा होल स्क्वायर होगा। तो मैंने वो क्या है 946 है, तो मैंने 946 का जो नेक्स्ट नंबर था स्क्वायर वो निकाल लिया, उसमें से उसको घटा दिया, तो जो मेरा 1612 आया वो इसमें ऐड करते ही ये मेरा 946 का स्क्वायर बन जाएगा। और वही तो पूछा है कि मैं इसमें क्या ऐड करूँ कि वो ऑब्टेन है परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो मेरा ये 54th क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है। चलो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब एक ही आपसे क्वेश्चन पूछा था, वैल्यू ऑफ दिस रूट माइनस दिस रूट। अब इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करूं, ये क्वेश्चन बहुत जल्दी आपके दिमाग में आता है कि मैं इसमें क्या करूं। तो इसका क्वेश्चन सिंपल फैक्ट है फ्रेंड्स, कि आपका चाहे वो √3 हो, चाहे वो यहाँ पे √4 हो, चाहे वो कुछ भी ना हो, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिखता है जो भी अंदर नंबर है आप उसके फैक्टर कर डालो। बस इसी में यही इसका लॉजिक है, यही कॉन्सेप्ट है, आप इसका फैक्टर कर डालो। अब आप फैक्टर निकालना आपको आना चाहिए। जो भी फैक्टर हम किसी का निकालते हैं उसका तरीका क्या होता है, हम स्टार्ट करते हैं 2 से, उसको 2 से डिवाइड करते हैं, उसके बाद उसको 2 से नहीं होता तो 3 से करते हैं। तो आप जब इसके फैक्टर निकालोगे ना, तो आपको डायरेक्ट बता देता हूँ उसके फैक्टर आएंगे 3 की पावर क्यूब, 3 की पावर क्यूब और 3 की पावर क्यूब, 3 की पावर क्यूब, 3 की पावर क्यूब और 5 की पावर क्यूब, ये इसके फैक्टर आएंगे। आप इसको फैक्टर्स निकाल लेना फ्रेंड, क्योंकि फैक्टर निकालना आपको आना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए। फैक्टर निकालने का तरीका ये होता है, उसको प्राइम नंबर से डिवाइड करते जाओ। 3 से करो आप, 3 से जब तक वो पूरा डिवाइड हो जाता है, नहीं होता है उसके बाद 5 से करो, 7 से करो, तो फैक्टर हमेशा इस प्राइम फॉर्मेट में आते हैं। तो ये आपका हो जाएंगे, और ये आ जाएगा आपका इसका 91125 का। ऐसे ही आप जब 512 का फैक्टर निकालोगे, अब आप 2 से डिवाइड करोगे, उसके बाद आप 3 से डिवाइड करोगे, तो 512 का तो आपको पता ही होना चाहिए, आपका सीधा जो है 2 की पावर 9 का 2 की पावर 9 इक्वल टू 512 होता है, तो इसको तो एक ही फैक्टर आएगा 2 की पावर 9। ठीक है, तो अब आप मेरा जो इसमें मैं जमा देता हूँ टर्म्स में। अब इसमें बस एक चीज़ जो छोटी सी ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है फ्रेंड्स, कि ये माइनस में है यहाँ पर। तो आप ये ध्यान रखना कि जितने भी आपके जो पेयर बनेंगे क्यूब के, अगर वो पेयर ऑड है तो आपका जो होगा वो माइनस ही होगा, साइन आएगा आपको माइनस का ही साइन आएगा। अगर वो इवन है तो आपका प्लस हो जाएगा। वो सिंपल सी बात है ना, मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आपकी किन्हीं, क्योंकि ये माइनस क्या है, ये माइनस सबके साथ लग रहा है, तो अगर माइनस 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 ऑड बार है तो वो उसका जो आउटपुट होगा वो भी माइनस होगा। लेकिन अगर वो इवन बार पेयर बन जाते हैं आपके तो वो प्लस हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो मेरा क्या है ये माइनस, तो अगर मैं अब इसका क्यूब रूट है, इस पूरे का क्यूब रूट है, तो 3 पूरा हट जाएगा। क्यूब रूट क्या होता है, क्यूब रूट इज नथिंग बट 1/3। तो ये 3 की पावर 3 है, 3, तो ये मेरा क्या है 3 से 3 तीनों कट गए, माइनस ये है 2 की पावर 9 की पावर 3, ये 3 से 3 कट गया, ये मेरा आ गया 8। तो मेरा फाइनली क्या हो गया -45 -8, तो मेरा ये आंसर आ गया इसका -53। तो ये मेरा आंसर हो गया इसका आंसर नंबर 1। अब इस क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में मेन जो चीज़ थी वो ये थी कि आपको करना क्या है, क्या करूँ इस क्वेश्चन में। तो करना ये होता है फ्रेंड्स कि जो भी आपका ब्रैकेट स्क्वायर के अंदर जो नंबर दे रखा है उसके आप फैक्टर निकालो। जैसे आप उसको देख लो कि ऐसा कोई क्वेश्चन है, उसके फैक्टर निकालो। फैक्टर निकालते हो हमेशा आप ये ध्यान रखना कि जो फैक्टर है वो इस तरीके से आएंगे कि उनका क्यूब रूट बन रहा होगा, उनका क्यूब बन रहा होगा, क्योंकि क्यूब का क्यूब रूट उनको काट देता है और आपके इजीली आपके नंबर आ जाएंगे। तो अगर आपका क्यूब उस पेयर जो है आपके वो क्यूब में नहीं बन रहे हैं तो ये आप मान के चलो आप कहीं ना कहीं उसमें गड़बड़ कर रहे हो। ठीक है, चलो तो इसका आंसर हो गया फिर -53। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द 4 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाई 9। तो ये थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, हमेशा ये क्वेश्चन सीटेट में आएगा किसी किस्म, तो आपको बस पता होना चाहिए कि 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल ऐसे 9 का, 5 का, 11 का, 7 का, ये आप डिविजिबल रूल्स याद रखें फ्रेंड्स। हमारे क्वेश्चंस आएंगे इसमें काफ़ी सारे, तो मैं आपको इसमें कवर करवा ही दूंगा। हम इसमें 9 का डिविजिबल रूल्स देख सकते हैं। तो 9 का डिविजिबल रूल्स ये कहता है कि मेरा जो 5 जो भी मेरा नंबर है अगर वो 9 से डिविजिबल है तो उसका जो सम आएगा, सम ऑफ द ऑल द नंबर्स शुड बी डिविजिबल बाई 9। ठीक है, तो मेरा अब ये देखो इसमें क्या 5 1 y थी, तो मैं इसको सम करूँ 5 + 1 + y + 3, तो मेरा क्या हो जाएगा y + 9। अब मेरा y + 9 होगा वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, अब मैं रख के देख लेता हूँ वैल्यू। अगर मैं y की वैल्यू सपोज यहाँ पे 2 रखता हूँ तो मेरा आंसर आता है y की वैल्यू सपोज मैंने रखी 2 ऑप्शन नंबर 1 के हिसाब से, तो मेरा इसका है 11। 11 तो 9 से डिविजिबल नहीं है, तो ये मेरा ऑप्शन नंबर 1 तो गलत हो गया।
अब मैं बात करता हूँ 0 है 3, 0 रखने पे तो आ रहा है, 3 रखने पे अगर मैंने 3 रखा y की वैल्यू सपोज, तो y की वैल्यू 3 रखूँगा, 3 + 9 मेरा आएगा 12, 12 9 से डिविजिबल नहीं है, तो डिविजिबल तो नहीं है, तो मेरा ऑप्शन नंबर 2 भी गलत हो गया। 3 तो मेरा गलत हो गया, 3 को हटा ही दो आप, तो 0 और 9 मेरा यहीं से क्लियर हो गया। आप चेक भी कर सकते हो, देखो आपने 0 रखा तो 0 + 9 ये आएगा 9, 9 9 से डिविजिबल है, यस डिविजिबल है 1 टाइम्स। अगर आप 9 रखोगे तो 9 + 9 18, 18 9 से डिविजिबल है, यस 2 टाइम्स डिविजिबल है। तो मेरा जो इसका आंसर हो जाएगा 0 या 9, ये मेरा आंसर है कि आप ये नंबर डिविजिबल होगा। तो इसमें जो मेन कॉन्सेप्ट होता है, जो याद रखने वाली चीज़ है वो ये है कि आपको डिविजिबल रूल्स पता होना चाहिए, और एक जो इसमें क्या करना है वो डिविजिबल रूल्स, जब भी ये वेरिएबल आपका कुछ आ जाता है डिजिट में, तो आपको जो ऑप्शंस है वो ऑप्शन को आप रख रख के चेक कर लो कि किस ऑप्शन से मेरा जो डिविजिबल रूल्स सेटिस्फाई हो रहा है, तो वही मेरा आंसर हो जाएगा। चलो फ्रेंड्स हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द प्रोडक्ट x² - 2 1 - 3x + 2x², सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x² एंड x's। इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं ना फ्रेंड्स, इसमें करना तो कुछ भी नहीं है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, लेकिन मोस्टली क्या होता है हम इसमें साइंस में धोखा खा जाते हैं। सम करने में साइंस में सबसे ज़्यादा मिस्टेक होती है इसमें, तो इसको बहुत केयरफुली हमको मल्टीप्लाई करना है। तो आप एक एक टर्म्स को एक एक टर्म से मल्टीप्लाई करो। आप x² को मल्टीप्लाई करो, आपका x² आएगा, -3x से मल्टीप्लाई करो 3x³ आएगा, x² को जब इससे करेंगे तो 2x⁴ आएगा। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं -2 को, -2 को 1 से करेंगे तो -2 आएगा, -2 को -3x से करेंगे तो +6x आएगा, -2 को जब हम इससे करेंगे तो क्या आएगा आपका -4x²। एक बार आपने ये ढंग से कर लिया ना, अब आपका काम बहुत ईजी हो गया। अब आपका इसमें कुछ भी काम नहीं है, अब आपको बस इसमें देखना क्या है, सम ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ x² एंड x। देखो अब सम ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ x² को आप मार्क कर लो इसमें, ये आपका x² है, ये आपका x² है, तो इसके कोएफिशिएंट क्या है, ये 1 - 4, ठीक है। सम निकाल रहा हूँ मैं सबका, यहाँ माइनस था तो मैंने एज इट इज माइनस लिख दिया। उसके बाद x का कोएफिशिएंट कहाँ पर है इसमें, x का कोएफिशिएंट तो बस यही है +6, बस और कोई कोएफिशिएंट है नहीं है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मेरा 3, तो 57 का मेरा आंसर हो जाएगा 4। बस इसमें ध्यान ये रखना है कि आपने एक तो उसको ढंग से सॉल्व किया है, माइनस साइंस का ध्यान रखा है, और उसके बाद आपने जो कोएफिशिएंट पिक किए उनको विद साइन पिक किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्रेंड्स, इसमें ये बहुत स्टार लगा देना आप इस पर, विद साइन आपको कोएफिशिएंट पिक करना है। आपका कोएफिशिएंट x² का 4 नहीं है, x² का कोएफिशिएंट यहाँ पे -4 है, ठीक है। चलो तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका एक क्वेश्चन है फ्रेंड्स, स्केल ऑफ ए मैप 1:3 सिटीज। अब ये मैं इसका थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। ये जो मैप के जो क्वेश्चन होते हैं ना स्केल पे, होता क्या है कि देखो एक जो समझ मानो 2 सिटी है, 2 सिटी के बीच में एक्चुअल डिस्टेंस तो बहुत ज़्यादा होगी, वो किलोमीटर्स में हो सकती है, 270 किलोमीटर 380 किलोमीटर ज़्यादा हो सकती है। लेकिन सपोज मेरे को गूगल मैप में वो बताना है, अब गूगल मैप में तो 280 किलोमीटर्स नहीं बता सकता ना मैं, क्योंकि बहुत दिक्कत हो जाएगी, उतना इतना से स्क्रीन में मैं 280 किलोमीटर्स कैसे बताऊँगा। तो क्या करते हैं ये लोग, एक मैप बना देते हैं। उस मैप का क्या होता है, एक जो विजिबिलिटी एरिया होता है, कागज पे अगर मेरे को मैप चाहिए तो उसको मेरे को एक स्केल पे मैं उसको डिवाइड कर देता हूँ, तो मेरा एक A4 शीट पे मैं उस सिटी के मैप को या फिर A से B की डिस्टेंस को बता सकता हूँ। तो इसमें आपका जो सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, अगर सॉल्व करने की बात है तो आप इसमें बस ये ध्यान रखो कि जो भी आपका 2 सिटीज़ के बीच में जो 9 सेंटीमीटर मैप पे जो डिस्टेंस दे रखी है, जो स्केल दे रखा है, स्केल में जो आपका रेशियो है ना, आप उससे मल्टीप्लाई कर लो उसको सीधा, तो 9 × 3 27। अब आपका जो भी होगा ना वो 27 की ही फॉर्मेट में होगा आंसर, उसी से आपका आंसर निकल के आ गया, आंसर नंबर 4। सिंपल सी बात। लेकिन हम इसको सॉल्व करने की फॉर्मेट में आए, सॉल्व करने के फॉर्मेट में ये होता है फ्रेंड्स कि आपका जो ये रेशियो है, तो इसका हो जाएगा आपका 227 × 10⁻⁶ सेंटीमीटर। ये आपकी एक्चुअल डिस्टेंस हो जाएगी। उसमें 9 सेंटीमीटर तो स्केल में है, मैप में है, और स्केल क्या दे रखा है कि जो 1 सेंटीमीटर है उसको मानो 3 × 10⁶, तो 9 को कितना मानो, 9 × 3 × 10⁶, तो हो जाएगा 9 × 27 × 10⁶। तो ये हो जाएगा हमारा, जब उसको किलोमीटर में चेंज करोगे तो ये आ जाएगा आपका 270 किलोमीटर, ठीक है। तो इसी से आपका आंसर आ गया, इसका आंसर हो गया आंसर नंबर 4। तो इसका आपको ध्यान क्या रखना है कि जो स्केल दिया हुआ है बस उतना ही आप स्केल में बढ़ा दो। कई बार आपको रिवर्स स्केल भी दे सकते हैं, कई बार आपको दे देंगे कि इसमें आपने मल्टीप्लाई किया, अगर आपको रिवर्स स्केल दे दिया कि एक्चुअल डिस्टेंस की वो है, हम उसको मैप पे बनाने जा रहे हैं और ये हमारा स्केल है, तो बताओ मैप के में डिस्टेंस क्या होगी। तो हमको क्या होगा, ओरिजिनल दी होगी 270,
और रेशियो दिया होगा 3 × 10⁶, तो हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमारा ऑब्वियसली मैप पे तो छोटा आएगा ना, तो हम उसको डिवाइड कर देंगे, तो वो हमारा मैप पे उसकी डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, तो सिंपल सा फंडा इसमें ये है, अगर मैप पे दिया हुआ है और एक्चुअल पूछे तो मल्टीप्लाई, एक्चुअल दिया हुआ है और मैप पे पूछे तो डिवाइड। बस सिंपल सा आपको ध्यान रखना है एक चीज, और आपके क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलो चलते हैं, हम लास्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा है, द वैल्यू ऑफ द मशीन विच वाज परचेज 2 years ago depreciates at 12% per annum and if its present value is this then what is the। अब इसमें फ्रेंड्स हम आपने एक ये जो आपके जो प्रिंसिपल इंटरेस्ट वाले जो मिक्स इंटरेस्ट वाले जो क्वेश्चन होते हैं आपने पढ़े होंगे, इस टाइप के क्वेश्चन में फॉर्मूला होता है, तो वैसे आपको उसमें फॉर्मूला ध्यान रखना है कि हमेशा एक चीज़ तो ध्यान रखनी है कि अगर आपने कोई चीज़ 10 रुपये में खरीदी है और अब डिप्रिशिएट क्या होता है, उसकी वैल्यू कम होती जा रही है। ऑब्वियसली आप कोई बाइक लेते हो, आप उसको चलाते हो, उसके टायर घिस जाते हैं, तो उसकी वैल्यू कम होती जा रही है, तो एक सर्टेन पॉइंट के बाद उसकी वैल्यू उस ओरिजिनल वैल्यू से कम हो जाएगी। अब इसमें हमेशा पूछते क्या है कि बताओ कम मेरी इतनी होगी, तो बताओ कितनी में मैंने उसको कितनी उसकी रही होगी 2 साल पहले। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका जो प्रेजेंट वैल्यू है वो इक्वल टू जो मेरी वैल्यू रही होगी उसकी, यहाँ पे मैं पास्ट यूज नहीं कर रहा हूँ, पर जो मेरी पहले वैल्यू रही होगी, मान लिया मैंने वो P1 माइनस जो भी मेरा इंटरेस्ट रेट जिससे वो डिप्रिशिएट हो रही है, इंटरेस्ट रेट नहीं कहूँगा, डिप्रिशिएशन रेट से हो रही है, डिवाइड बाई 100, और ये मेरा हो जाएगा इसका पूरे का स्क्वायर। ये मेरा फॉर्मूला होता है। आप इस फॉर्मूले से इसको सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा आपका ये लगभग आ जाएगा आपका P इंटू 22 डिवाइडेड बाई 25 × 25। आप इसको जब सॉल्व करके काटोगे तो ये लगभग इस टाइप का आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे P के लिए तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इधर आएगा, तो इससे जो आपके P की वैल्यू आ जाएगी, आप इसको सॉल्व करके देख लेना, आप इसकी P की वैल्यू आ जाएगी 12,500। तो इसमें कॉन्सेप्ट वाला कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स, बट आपको इसमें ध्यान रखना है कि इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, और इसमें डिफरेंस बस यही है कि जब आपका डिफ्रिशिएट होता है तो 1 माइनस रेट बाई 100 इंटू स्क्वायर हो जाता है, जब आपका अप्रिशिएट होती है कोई वैल्यू उस रेट से तो 1 प्लस 12 बाई 1 प्लस रेट बाई 100 स्क्वायर हो जाता है। तो बस यहाँ पे अब अगर आप इसको जेनरिक फॉर्म में लिखूँ तो मैं आपको फॉर्मूला लिख सकता हूँ यहाँ पे, ये है फॉर्मूला डिप्रिशिएट का, और इसी की जगह मैं यहाँ पे अगर प्लस लगा दूँ तो वो फॉर्मूला हो जाएगा मेरा अप्रिशिएट का। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि यार अब क्या होती है, जो फिजिकल आपकी वैल्यू होगी वो तो कभी भी अप्रिशिएट नहीं होगी, वो तो हमेशा डिप्रिशिएट ही होगी। ठीक है, लेकिन सपोज फॉर एग्जांपल मेरा पैसा है, स्टॉक है, कुछ मेरी ऐसी चीज़ है जैसे मैंने बैंक में पैसा डाला है तो वो अप्रिशिएट होता है, तो वो जिस रेट से अप्रिशिएट हो रहा है तो 2 साल बाद मुझे ज़्यादा वैल्यू मिलेगी उसकी, तो वो मेरा अप्रिशिएट हो गया, उसके लिए मेरा प्लस आएगा और डिप्रिशिएट के लिए मेरा माइनस आएगा। ठीक है, तो आप उससे वैल्यू उसकी निकाल सकते हो। ठीक है, और बस आपको इसमें बस ये ध्यान रखना है कि आपको कहाँ माइनस लगाना है, कहाँ प्लस लगाना है, डिप्रिशिएट तो माइनस, अप्रिशिएट तो प्लस। ठीक है, तो आई थिंक हमारा ये फरवरी 2015 का जो पेपर है पूरा हो गया है। होप आपको अच्छा लगा होगा, और कोई भी आपके इससे रिलेटेड कमेंट्स होते हैं कुछ, अगर आपको डाउट्स है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और मैं कोशिश ये कर रहा हूँ अभी के ये सीटेट वाले तो मैं कम से कम विद इन कुछ दिनों में मैं 5 से 10 जो भी 10 साल के पेपर हैं वो 10 पेपर तो एटलीस्ट मैं सॉल्व कर दूं, ताकि आपको एक ओवरऑल आइडिया लग जाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और क्वेश्चन को देख के हमें क्या माइंड में आना चाहिए। जैसा कि मैंने बिगनिंग में बताया था फ्रेंड्स कि मेरा जो यूएसपी रहेगा वीडियो का ये रहेगा कि आप क्वेश्चन को देख के पता लगा सकोगे इसमें मुझे करना क्या है, तो आपको वो आइडिया देना क्वेश्चन को देख के। उसके बाद तो आपको जो जहाँ से आपने जो भी तैयारी की है, जो भी आपकी अभी तक की प्रिपरेशन है वो उसमें यूज होगी और वो आप उन क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो मैं बस वो गैप जो क्रिएट होता है कि क्वेश्चन को देख के आपको आइडिया नहीं लग पाता है क्या इसमें मुझे करना क्या है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है, बहुत सारे फॉर्मूले हैं, तो वो मैं आपको चीज़ यहाँ पे हेल्प करने की कोशिश करूँगा। और मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि आप जब ये 10 साल के मेरे जो भी वीडियो बनाएंगे आप देख लेंगे तो आपको जो मैथ्स की जो प्रिपरेशन है वो परफेक्ट हो जाएगी, अलॉन्ग विद आपने जो भी प्रिपरेशन साथ में पहले की होगी। ठीक है, तो ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। जैसा मैंने कंप्यूटर वीडियोस के टाइम पे बोला था, मेरा जो सोल पर्पस है इन वीडियोस को बनाने का वो जस्ट शेयरिंग द नॉलेज है। तो आपको जितना हो सके इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको जब भी मैं वीडियो बनाऊँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप उस वीडियो को अपनी ज़रूरत के हिसाब से देख सकें। तो बस यही है, आप जितना हो सके इसको शेयर करें, ताकि उन ज़रूरतमंदों तक जो मतलब, क्योंकि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो फ्री है, तो
जो ज़रूरतमंद है, जो इस एजुकेशन में इस नॉलेज को अर्न करने के लिए ज़्यादा पैसा खर्च नहीं कर सकते, तो उनको ये नॉलेज मिले अपने घर पे। और हमारी जो अभी डिजिटल माहौल जो चल रहा है उसमें तो ये बहुत ही अच्छा फील होके आ रहा है। तो बस यही है, आप इसको शेयर करें और जो भी कमेंट्स वगैरह हैं उसमें कमेंट्स में दें। और बस मेरी तरफ से यही शुभकामनाएं, आपकी तैयारी जोरों पे चले और आपका जो भी एग्ज़ाम होने वाला है सीटेट में, उसमें आप अपना एग्ज़ाम को क्लियर करें। ओके, चलो ठीक है फ्रेंड्स, ओके देन बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।